Hello, Assalamu alaikum. Just wanted to reiterate the announcement that I made in the WhatsApp group earlier. आज का session जो है that's going to begin at 7 o'clock. So in around 8 minutes. One important thing that I wanted to announce about today's session was कि आज का session, again as I mentioned in the WhatsApp group, is about interview skills, which is a job interview skill, and CV writing skills. So important topic, interesting discussion. ये पूरा वीक और इससे अगला वीक हम सिर्फ इसी सब्जेक्ट के ऊपर बात कर रहे होंगे, and that reflects on the importance of this particular topic and subject. So just stay put and wait for the organizers and the rest of the people to arrive, and then we will kick off the session. Till that time, I'm going to go back on mute and switch off my camera. You just stay here and wait for the session to begin. अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम. So मैंने सेशन ब्रॉडकास्ट स्टार्ट कर दिया हुआ है ऑलरेडी, because there were some participants who had already joined in. उनको शायद 7 o'clock का टाइम एग्जैक्टली कन्वे नहीं हो सका, ठीक है, या उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं पढ़ा. So वो मैंने स्टार्ट कर दिया हुआ है. So we are online right now, and we're just waiting for our guests to arrive, and then I'll do an introduction and kick off. Okay, done. मैं रिमाइंडर भी उन्हें दे दूं जरा. जी. जी, तो क्या हारून साहब, क्या डिस्कशन चल रही है अब? अभी हम we're just silent, we're just waiting for the panelists to invite, sorry, to join in. और अभी हम वेट कर रहे थे. मैंने सिर्फ अभी एक अनाउंसमेंट ही किया है, then we begin in a little while. Okay. मैंने इतना अनाउंस कर दिया है कि आज का सेशन जो है वो इंटरव्यू स्किल्स के बारे में है. In fact, this entire week and the next week, it is all about how to be prepared for an interview, how to answer certain interview questions. So ठीक है हारून साहब. जी, so इसके अंदर रोल प्लेस वगैरह जो है उसके बारे में मैं अभी इन्फॉर्म करूंगा सबको. हाँ बिल्कुल ऐसे ही है. वो आप भी कर दीजिएगा. फिर उसके बाद जब हम सेशन उसी तरह कंक्लूड करेंगे तो लास्ट में फिर जाते हुए मैं भी एक दफ़ा इन्हें रिपीट कर दूंगा इसको.
सो अरसलान, हम ऐसे जी करते हैं, स्लो स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, There are 33 attendees waiting right now. ओके ठीक है, In the meanwhile हमारी गेस्ट ज्वाइन कर लेंगी, हाँ फिर हम ऑब्वियसली, फॉर्मल उनके साथ ठीक भी है इंट्रोडक्शन के साथ किक ऑफ कर लेंगे। ठीक है, तो डन। अगर हम पहले थोड़ा सा एक डिस्कशन कर लें कि ये सेशंस की डिवीजन हमने जिस तरह एग्री की थी किस तरह होगी, हम पहले क्या डिस्कस करेंगे, जो वीकेंड पे इनकी अनमॉडरेटेड क्लास है उसके अंदर क्या डिस्कशन होगी, नेक्स्ट वीक में हम ठीक क्या है, करने जा रहे हैं। ठीक तो है, वेरी ब्रीफली जो डिस्कशन हुई थी, और अरसलान इसके बाद इस पर लाइट भी शेड करेंगे, आज के सेशन में मेनली इंटरव्यू स्किल्स के ऊपर डिस्कशन हो रही होगी। So your बिल्कुल interview ऐसे ही, skills, what requires you, what kind of preparation do you require to go prepared for an interview. बिल्कुल ऐसे ही, और ये एक बात हम कल भी डिस्कस कर रहे थे अरसलान विद द मेंबर्स के अभी भी अक्सर लोग जो हैं व्हेन इट कम्स टू इंटरव्यू प्रिपरेशन, वो अपने IFRS रिवाइज कर लेते हैं, वो अपने टैक्स का नॉलेज ब्रश अप कर लेते हैं, वो एक्सेल की स्किल्स को ब्रश अप कर लेते हैं, वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की कोई इंपॉर्टेंट चीजें ब्रश अप कर लेंगे। लेकिन इंटरव्यू is not just about your technical information or your capability. An interview is much more than that. These days, जो interviews organizations run करती हैं, वो बहुत psychologically advanced stage के interviews होते हैं. For example, जब ACCA किसी employee को induct करता है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक पूरा questionnaire which is about 15 to 20 pages, वो हेड ऑफिस से उस इंटरव्यू के लिए भेजा जाता है, जिसके ऊपर हर कैंडिडेट को हर जज, अगर एक इंटरव्यू के अंदर 3 या 4 लोग बैठे हुए हैं, तो हर इंडिविजुअल जो इंटरव्यू ले रहा है वो उसके ऊपर उस कैंडिडेट को स्कोर करता है, उसके रिस्पॉन्सेस को कैटेगराइज करता है कि इसका रिस्पॉन्स कैसा था, इसकी प्रेजेंटेशन कैसी थी, ये प्रिपेयर कैसे होके आया था, इसकी लुक्स कैसी थी, ये क्या टाइम पे पहुंचा था या नहीं पहुंचा था, इसको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ऑलरेडी कितना मालूम था। ये सब चीजें इनके ऊपर ACCA कैंडिडेट्स को स्कोर करता है। और उसके बाद बाकी अभी इसमें टेक्निकल कोई भी चीज नहीं है, ठीक है। सो ये वो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जिनके लिए अक्सर लोग ये समझते हैं कि उनको प्रेपरेशन की जरूरत नहीं है इन चीजों के लिए, बट एक्चुअली ये आई एम सॉरी मैं साथ साथ खा भी रहा हूँ तो एक्चुअली ये जो सेशन है ये आपको इन चीजों की भी हाईलाइट देगा, इन पे फोकस करना है। आजकल एक मेथोडोलॉजी है फॉर आंसरिंग क्वेश्चंस, और वो मेथोडोलॉजी कहलाती है स्टार मेथोडोलॉजी, ठीक है। सो S for situation, T for target, A for action, R for result, ठीक है। सो आपने किसी भी, अगर फॉर एग्जांपल आपसे क्वेश्चन किया जाता है, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ सिचुएशन in your organization, in your last job, where you were required to demonstrate innovation as a skill. अब ये क्वेश्चन है, देखने में बड़ा सीधा सीधा अल्फाज का मजमा है, कोई ऐसा इंस्टेंस कोट करें जिसमें आपने अपनी पिछली ऑर्गेनाइजेशन में किसी काम में इनोवेशन दिखाई हो। लेकिन ये इतना ज्यादा लीडिंग और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। एज एन एग्जांपल कि आप कौन सी एग्जांपल देंगे, उस एग्जांपल में क्या सिचुएशन थी, आपका टारगेट क्या था जो आपने अचीव करना था, आपने क्या एक्शन लिया इस टारगेट को अचीव करने के लिए, और आउटकम या रिजल्ट क्या निकला। अब अगर आप, और ये मैं आपको बता सकता हूँ इनडेफिनेटली हर इंटरव्यू के अंदर आजकल आपसे एग्जांपल्स पूछी जाती हैं। अच्छा मिसाल दें, आपने ये काम कैसे किया, अच्छा मिसाल दें। तो आपने ये सब मिसालें इंटरव्यू में बैठ के नहीं सोचनी होती। अगर आप ये समझ के जाएंगे कि मैं इंटरव्यू में चला जाऊंगा, जो क्वेश्चन वो पूछेंगे मैं आंसर कर दूंगा,
और ऑनेस्टली आंसर करूंगा, ठीक है। तो ये इस चीज के मार्क्स तो मिल सकते हैं लेकिन बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं मिल सकते, क्योंकि आपको अपनी पूरी सिचुएशन सोच के जिस चीज का आपके ख्याल में इस पर्टिकुलर इंटरव्यू पे मैक्सिमम इम्पैक्ट है वो चीज प्रिपेयर करके कोड करके साथ लेके जानी है, ठीक है। एग्जाम्पल कोड करके साथ, और फिर रिजल्ट में आपने ये बताना है कि उसका इम्पैक्ट कितना बड़ा था। कितना अगर पॉजिटिव हम था। हाँ एग्जैक्टली अगर हम पहले 3-4 सेशंस जिसमें सजीद ने आप लोगों को 30 सेकेंड इंटरव्यू एटसेट्रा वो सिखाया था, तो उसमें आपको ये भी बताया गया था कि कैसे आपने अपनी इंट्रोडक्शन को या अपनी डिस्कशन को हाई लेवल रखना है, ऑपरेशनल डिटेल्स में नहीं चले जाना, ठीक है, हाई लेवल। ये तो वजीहा को देखिएगा, वजीहा कनेक्ट करना कर रही है, तो लिखा हुआ है वेबिनार इज नॉट ओपन येट। जी क्या लिखा हुआ है? वेबिनार इज नॉट ओपन येट। आई थिंक वो लिंक किस डिवाइस से कनेक्ट कर रही हैं उनसे जरा पूछ लें, बिकॉज हाँ मैं मुझे कर, वो अटेंडीज में तो नहीं आ रही हैं, और इस वक्त तकरीबन 50 लोगों ने ज्वाइन भी किया हुआ है। उनसे हाँ डिवाइस वो पूछ लीजिएगा शायद, वो किस डिवाइस पे है। सर मैं पूछ लेता हूँ उनसे। आई थिंक वो मेंबर वाला जो सेशन कल का है शायद उसको ज्वाइन करना हाँ कर। मुताहिर मैंने आपको बताया था कि ये ईमेल उनको गलत गई है, देखो फिर। अच्छा मैं चेक क्यों कर ईमेल तो गलत गई है? सर दोनों मेंबर सेशन और एएस सेशन दोनों में मैंने उनका ईमेल एड्रेस डाला था, बट मैं चेक कर लेता हूँ। नहीं नहीं, आप उस पर क्यों डाल रहे हो? सिर्फ आपने यही वाला जो है ना, जो मेन वाला वेबिनार उसमें डालना था ना। अब वो अगर वो गलत वाले वेबिनार के को एक्सेस करने की कोशिश करी, इस वजह से ये हुआ है। सर दोनों ग्रुप के लिए वो नहीं चलो अटेंड आप, करेंगी तो मैं चेक चलो कर। करो आप उसको, भी करो भी आप। मैं दोबारा भेज देता हूँ वजिया को एक दफा। हाँ अरसलान सर आप आप, सिर्फ उनसे ये कह दें कि जो इनवाइट अब मैंने अभी भेजा है इसके थ्रू ज्वाइन करें, किसी और के थ्रू नहीं। हाँ मैंने उनको एक इनवाइट अभी अभी भेज दिया है, आप उनको ये मैसेज कर दें कि वो इस इनवाइट से ज्वाइन कर लें, और इनवाइट्स को ना हाँ खुद से करें। वजीहा से भी मैंने वो क्वेश्चन शेयर कर दिया था सुबह, तो उन्होंने पढ़ भी लिया, देख भी लिया, तो वो मेरे हाल को प्रॉब्लम नहीं होगी। कल वैसे ही जवाब ने आ जाना है, वही मेंबर्स के लिए, फाइनेंशियल एनालिस्ट की पोजीशन के लिए। हमने वो कहा था मेंबर्स को कि फाइनेंशियल एनालिस्ट की पोजीशन है और आप लोग रिटेल सेक्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए आपने प्रिपरेशन। 3 कमेंट्स आए हैं जी, 2 मारिया जलाल ने दिए हैं, एक दानियाल ने दिया है। मैं अनम्यूट करता हूं आप लोगों को, 1 सेकंड जरा होल्ड कीजिएगा। अच्छा जी, मैं आपको अरसलान आप भी, मेरा ख्याल है हम क्वेश्चंस तो चूंकि ड्यूरिंग द सेशन नहीं डिस्कस कर रहे होंगे जो पार्टिसिपेंट्स के आएंगे, क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस जो हैं वो अरसलान ने जो लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस बनाई हुई है फॉर टू बी आस्क्ड टू दिस एचआर एक्सपर्ट वजीहा, वो ऑलरेडी एक सीक्वेंस में पढ़े हुए हैं, ठीक है। ठीक है। सो वो बहुत ज्यादा, अगर हम कन्वर्सेशन को फोकस कर देंगे फ्रॉम द क्वेश्चंस दैट ऑडियंस इज सेंडिंग, तो कन्वर्सेशन हे वाइल्ड हो जाएगी। हम कोशिश करेंगे कि उन क्वेश्चंस पे पहले फोकस करें, और उसके बाद जो क्वेश्चंस अनआंसर्ड रह जाएंगे, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके आंसर हो जाएंगे उसमें, जो ठीक है। अनआंसर्ड रह जाएंगे सिचुएशनल क्वेश्चंस, उनको हम आखिरी आधे घंटे में या 15 मिनट में हम उनको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है जी। जी मैं चैट बॉक्स भी ओपन करवाए देता हूँ, डोंट वरी। चैट बॉक्स मुत्तहिद अगर आप हैं यहाँ पर तो आप प्रेजेंटर बन जाए, मैं आपको चैट बॉक्स हैंड ओवर कर रहा हूँ, मैं आपको प्रेजेंटर बना रहा हूँ। जी मुत्तहिद आप प्रेजेंटर हैं, इस वक्त चैट बॉक्स शेयर कर दीजिए। राइट। नहीं ये पैनलिस्ट वाला डायलॉग बंद कर दें यहाँ पर। तो सब ईमेल नहीं मिली अभी तक। मुत्तहिद इसको बंद कर जी, ईमेल नहीं मिली? नहीं अभी तक नहीं मिली।
ईमेल ना, ईमेल नहीं मिली अभी तक, प्रीवियस ईमेल ही है, लेटेस्ट ईमेल जो है वो अभी तक नहीं गई। मैं अभी भेज रहा हूँ, दोबारा भेज रहा आपको किस ईमेल पे भेज रहे हैं? वजीहा 001 मैं चेक कर लेता हूँ। चेक करें जरा। वजीहा.001@hotmail। नहीं, वजीहा डॉट नहीं है, वजीहा 001 है। There goes. मुत्तहिद यार, आप थोड़ा सा केयरफुली करो। वजीहा 001@hotmail.com। जी मैंने अपडेट कर दिया। जो बात हमारी सबके यकीन कर सकते जाके उन्हें सुना सकते। ठीक है, और मुझे तो जहाज के साथ नहीं पूछ रहे अब ईमेल मिल गया। जी ठीक है, ओके ग्रेट। तो ये ईमेल एड्रेस का इशू था जी, मेरे पास भी आ गई है। इनको नहीं मिली होगी तो मुझे बताइएगा, मैं आपको दूंगा। Sorry, my father was watching television, so he's listening to those political programs. Sitting with him in his room. तबीयत अब ठीक है काफी? जी alhamdulillah. Just fine. अच्छा, समझे जी आपके जनाब। फादर की जी, तबीयत खराब होती है तो आप भी डाउन हो जाते हैं। Natural, yeah, that's natural. So, if we continue the conversation, बस ए- 1 मिनट। वजीहा आ गई, मुझे नजर आ गया, जी ज्वाइन इन कर लिया उन्होंने, कर लिया। ये आजकल सिटी स्कूल के साथ है। सिटी स्कूल जी, हेड ऑफ, लाहौर के बेस। हाँ जी, लाहौर बेस्ड। अच्छा, my wife is working for city school as well. अच्छा, ये इंटरेस्टिंग डिस्कशन हो गया। जी अस्सलाम वालेकुम वजीहा, can you hear us? Gee, I can. I'm just trying to connect. Okay, There now I you can. Yeah. जी जी, क्या हाल है How are आपका? you? Thank you very much for joining us. Yes, thank you for inviting, although a bit of a short notice, but yeah, yeah. And apologies for the trouble in getting the webinar link. no issues. So it's not a problem. चलिए पहले मैं वजीहा आपको थोड़ा सा जरा ब्रीफ कर देता हूँ। I'll take this opportunity to tell you a little bit about what we are trying to do here. Okay. I remember आपने हमारे साथ last year भी हम एक प्रोग्राम रन कर रहे थे 6 digits का। आप भी हमारे पास ऑफिस में आई थी और आपने हमारे मेंबर्स को जो पार्टिसिपेट कर रहे थे उनको यूजफुल टिप्स दी थी about interviews and about CV writing. So that was a pilot program. I'm having a bit of a difficulty. Let me reconnect. I think, is it my net? Is it? Can you hear me properly? Loud and clear. Yes, बिल्कुल perfect. Because आपके end से जो आ रहा था ना, that was distorted. अच्छा, okay. अरसलान, आपको मेरी आवाज सही आ रही है? जी जी, very loud and clear. Okay. So Very आपके loud शायद and clear. थोड़ा Okay, let me. Can I just move my location so that it's a little nearer to the net? Okay. Sure. Just Sure, why not? because बीच में distort दोबारा शुरू हो. Just give me a second. All right, no problem. नेक्स्ट, हरून साहब अभी ब्रॉडकास्टिंग तो नहीं है ना स्टार्ट?
बिगिनर? सॉरी, अभी ब्रॉडकास्ट तो नहीं है ना स्टार्ट हुआ? जी ब्रॉडकास्ट हुआ है, वी वर हैविंग कन्वर्सेशन, वी बीइंग हर्ड। वालेकुम सलाम। लेकिन अब वो question- इसीलिए तो मैंने आपको आते ही बता दिया था कि हाँ, वो बता ब्रॉडकास्ट दी हो थी रहा है। मैंने। तो नेक्स्ट वीक एक्चुअली डिस्कशन करना चाह रहा था, तो हाँ जी, can you hear me now? हाँ जी बिल्कुल, जी हाँ बिल्कुल। Okay, great. All right. अच्छा जी, so you were saying? जी, तो मैं आपको ये बता रहा था कि 6 डिजिट्स प्रोग्राम हमने लास्ट ईयर स्टार्ट किया था। इट वाज अ पायलट प्रोग्राम। हमारा ऑब्जेक्टिव था कि अब अकाउंटेंट्स के बारे में जब हम बात करेंगे तो हम जनरलाइज बात कर रहे होंगे, कोई इस बात को पर्सनली ना ले प्लीज। और अरसलान समेत बिल्कुल जनरल सी बात कर रहे हैं कि जब when you're talking about accountants, जिस जमाने में मैं MBA कर रहा था, this was way back 1996, so there was a comparison being drawn between accountants and MBAs, and the one clear distinction at that time that was quoted was सॉफ्ट स्किल्स जो हैं वो MBA से बेहतर होती हैं, टेक्निकल स्किल्स जो हैं वो अकाउंटेंट्स की, चार्टर्ड अकाउंटेंट से ज़्यादा बेहतर होती हैं। ठीक है जी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इवन आफ्टर 20-25 years of qualifying, I can still find that difference. टेक्निकल स्किल्स में क्वालिफाइड अकाउंटेंट्स बेतहाशा आगे हैं MBA से, बेतहाशा। आप ये सोचें कि आज से कोई 25 साल पहले या 20 साल पहले हमने IFRS का नाम भी नहीं सुना था, और हमारे जो आजकल के अकाउंटेंट भाई हैं वो IFRS को फिंगर टिप्स के ऊपर काउंट करते हैं। So ये difference था। So the effort that we're trying to make here is that there are certain skills which are a must when you're talking about preparing for an interview, preparing for, writing a CV, things that you must do, things that you must not do. And if as an accountant, as a professional accountant, you've only brushed up your technical skills and not fully prepared for an interview, you are literally going unprepared. And there is every likelihood that, when you're being asked questions which are non-technical, you will be clean bowled, right? So one important purpose of having this conversation and sitting with an HR expert telling us how to be prepared for an interview, one purpose is to share that perspective of how to be prepared when you step into an interview room. What are those things that an interviewer sees in you the minute you enter the door and sit in front of an individual, for an interview? उस वक्त तक एक interviewer आपके बारे में क्या चीज देख चुका होता है, नोट कर चुका होता है, and then the rest of the interview that continues. So without taking any more time, वजिया, मैं just सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा था कि हमारी last time की जो effort थी, that had produced excellent results. Although there are about 30-35 individuals जिन्होंने वो program start में join किया था, by the time we were finishing up that program, तो उसके अंदर there were only about 16 individuals left. So एक तो ये बात है कि ये program एक बहुत rigorous program है, लेकिन जिन लोगों ने 16 ने इसको complete किया, वो सब के सब within 2 months of completion of the program, वो सब के सब 6 digits का figure cross कर गए। और ये एक fact है, within 2 months, so that's the perspective. हमने शुरू में ही कह दिया कि हमारा objective इस program का tools और skills को develop करना नहीं है, एक mindset को develop करना है, right? Which is what we've been aiming to do. इस दफा जब हमने ये 6 digits का round season 2 announce किया, तो तकरीबन 1200 लोगों ने इस प्रोग्राम को साइन अप किया। हमने उन 1200 को 2 में डिवाइड करके प्रोग्राम अनाउंस करके रन कर दिया। तो आप, ये जुलाई की बात है जब कोरोना कोविड पीक पे था, अगर आप इस वक्त देखें तो देयर आर अबाउट 60 इंडिविजुअल्स हु आर करंटली अटेंडिंग इट,
Okay, so out of about 400 individuals who were with us at the beginning, these 60 are the ones who have consistently been attending, been regular, listening to the conversations, and these 60 will pass out, right? The others who've been dropped out, they will of course not. और इसी हिसाब से Right. उनको बेनिफिट इसका कम होता रहेगा. तो थोड़ा सा मैं इस प्रोग्राम के बारे में आपको ये इंट्रोडक्शन देना चाह रहा था. नाउ रिवर्टिंग बैक टू आवर पार्टिसिपेंट्स, हमने थोड़ा सा एक डिस्कशन कर ली है कि हम आज के सेशन में और इसके अगले वीक तक जो सेशंस होंगे उनके अंदर क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे. अरसलान, हाफिज अरसलान शबीर is a senior ACCA member. He's a fellow member. He is also a member of the Members Network Panel, MNP. And most importantly, Hafiz Arsalan Shabir is the chair of our Employability Subcommittee. So Employability Subcommittee ACCA की ये करती है कि member to member connection, members to job matchmaking, affiliates के लिए training opportunities, students के लिए training opportunities, ये सारे process को facilitate करती है. So Arsalan has been selflessly doing all that work, and that calls for a lot of praise. And वजीहा जो है हमारी HR expert हैं. मुझे अभी मालूम हुआ है कि वजीहा आजकल सिटी स्कूल में HR डिपार्टमेंट को हेड कर रही हैं, और मैं आपके ज्वाइन करने से पहले ये बता रहा था that my wife also works for city school. So I think it will be a nice coincidence. Good. We'll connect on this separately. Okay, all right. So that's interesting. Let me now hand over to Hafiz Arsalan Shabir for today's session. And Arsalan, आप वजीहा का प्लीज थोड़ा सा जो पिछला बैकग्राउंड है, जिन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ उन्होंने काम किया हुआ है, जो हमारे पिछले सेशंस में जो हमारा एक्सपीरियंस था या जो यूजफुल एडवाइस दी थी, उस पर भी रिफ्लेक्ट कीजिएगा, एंड देन वील गो अहेड विद द क्वेश्चंस दैट यू ऑलरेडी स्क्रिप्टेड डाउन. ठीक है जी? सो ओवर टू यू अरसलान. थैंक यू हारून, थैंक यू. ACCA फैटर्निटी, सबसे पहले मतलब थैंक्स आप लोगों का कि आप लोगों ने ज्वाइन किया. आज का जो हमारा सेशन है वो बेसिकली क्वेश्चंस के ऊपर है. उससे पहले मैं आपको हमारे जो HR एक्सपर्ट हैं जिन्होंने अपना बहुत कीमती टाइम निकाल के आप लोगों के लिए ज्वाइन किया है, इन्होंने जो है काम किया है ABN AMRO बैंक के साथ भी काम किया है, and she was the senior HR business partner at Al-Falah Bank, and उसके साथ साथ यूनाइटेड बैंक के साथ भी इन्होंने काम किया है. और ये सारे के सारे जितने भी बेसिकली ये अटैच रही हैं ज़्यादातर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ. तो जितने भी बैंक थे, यूनाइटेड बैंक हो गया, कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए, ABN AMRO बैंक हो गया, जो कि बाद में रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड हो गया, और उसके साथ साथ जो है अल-फलाह के साथ भी ये काम करती रही हैं. और लास्ट डेजिग्नेशन शायद इनका वाइस प्रेसिडेंट था, वाइस प्रेसिडेंट HR. नाउ आजकल ये सिटी स्कूल को हेड कर रही हैं. आज जो हमने इनको बुलाया है, इनका जो बुलाने का मकसद ये है कि हमने कुछ क्वेश्चंस ऐसे शॉर्टलिस्ट किए हैं जो कि ड्यूरिंग द सेशन आपके साथ डिस्कशन होगी और उनके बेस्ट से बेस्ट आंसर्स जो हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे. ये क्वेश्चंस हैं कौन से? जब एम्प्लॉयर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाता है और इंटरव्यूअर जब आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस करता है जिनके जवाब बहुत ज़्यादा ट्रिकी होते हैं या जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं सवाल ड्यूरिंग द इंटरव्यू, वो हमने आज डिस्कस करने हैं. इन क्वेश्चंस का लाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि जब हम लोग इंटरव्यू के लिए तैयारी करके जाते हैं, हम अपना टेक्निकल नॉलेज तो सारा तैयार करके जाते हैं. जैसे कि अगर फिनांस की पोजीशन है तो आपको स्टैंडर्ड्स आप सारे रीड करके जाएंगे. अगर ऑडिट की पोजीशन है तो ऑडिट प्लानिंग के हवाले से ऑडिट सब्जेक्ट के बारे में आप पढ़ के चले जाएंगे. आप जब इंटरव्यू में अपीयर होंगे तो शायद आप इन क्वेश्चंस का आंसर तो दे पाएंगे क्योंकि आपने ACCA भी ऑब्वियसली किया होगा, आपके पास स्ट्रांग नॉलेज होगा, आप इसको तो सही तरीके से प्रेजेंट कर देंगे. बट अदर देन जो इस तरह के सवाल होते हैं जो कि हमने शॉर्टलिस्ट किए हैं, एग्जांपल के तौर पे कि आप अपने आप को अगले 5 सालों में कहाँ देखते हैं, या आप सैलरी की आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, तो किस तरह से आपने सैलरी बार्गेन करनी है, या इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं जो कि साइकोलॉजिकल बेस होते हैं, या आपका टेम्परामेंट, या आपकी मेंटालिटी को चेक करने के लिए, आपकी शार्पनेस को चेक करने के लिए जो क्वेश्चंस किए जाते हैं, वो आज हमने डिस्कस करने हैं वजीहा अली के साथ. सो वजीहा, स्टार्ट करने से पहले आप कुछ कहना चाहेंगी, अपना कुछ इंट्रोडक्शन में मजीद एडिशन करना चाहिए या कुछ और कहना चाहेंगी?
Thank you, Arsalan, for the opportunity. I hope I'm audible. You can hear me loud and clear. So basically, I have, yes, worked mostly with the banking sector, HR ke andar, and I've very recently joined the City School as the head of organizational excellence there. So yes, it's a very, what the topic that you've given right now, जिस पे हम बात कर रहे हैं, that's a very important aspect, because a lot of time I've been hiring for so many years now, and बहुत सारे सालों में एक चीज जो बड़ी clear नजर आती है whenever you go for an interview, जब आप इंटरव्यू ले रहे होते हैं बच्चों का, तो one of the biggest issues is that we see a lot of people fail not because they don't have the required knowledge, but because of the way they give an interview. So this is a very integral part that you've touched upon, and very important that we actually give as much guidance as possible, ताकि deserving candidates who are very good otherwise and who will perform really well once they're in the organization, but they don't get into the organization because of the interview factor. So this is what I'd like to say. ठीक है, थैंक यू वजीहा, थैंक यू। इसमें अब हम क्वेश्चंस जो हैं, हमने करना कि हम क्वेश्चंस जो हैं वो वजीहा अली से मैं क्वेश्चन करूंगा और वो उसका बेस्ट आंसर बताएंगी कि वो जब इंटरव्यू कर रही होती हैं तो कैंडिडेट से वो क्या एक्सपेक्ट करती हैं कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। सो वो जो शॉर्ट लिस्टेड क्वेश्चंस हैं मैं वजीहा से कहूँगा और वजीहा उनके बेस्ट आंसर्स के बारे में आपको आइडिया देंगी कि ये आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर ये होना चाहिए जो कि एक इंटरव्यू एक्सपेक्ट कर रहा होता है फ्रॉम द कैंडिडेट। वजीहा, हम क्वेश्चंस की तरफ जाएं, उससे पहले मुझे ये बताइएगा, आप हायरिंग भी कर रही हैं, अब कोविड-19 का इम्पैक्ट भी है, पहले भी मार्केट में जॉब्स कम थी, जॉबलेस लोग बहुत ज़्यादा थे, उसके बाद कोविड-19 आया, उसका इम्पैक्ट भी आया, बहुत सारे लोग जॉबलेस हुए, डाउनसाइजिंग भी हुई हैं, उसके साथ साथ इकोनॉमिक एक्टिविटी भी स्लो हो गई है। मुझे बताएं कि अब जब से कोरोना का इम्पैक्ट या कोविड-19 का इम्पैक्ट कम होना शुरू हुआ है, क्या मार्केट मैच्योर होना शुरू हुई है? अगर नहीं हुई तो कब तक हो जाएगी? अगर हो रही है तो इसके क्या इम्पैक्ट्स हैं मार्केट में, जॉब्स की पोजीशंस का क्या सूरत हाल है इस टाइम के ऊपर? देखिए, एज फार एज ये जो इस साल, दिस ईयर ऑफ कोर्स ये अनमैचेबल रहा है इन टर्म्स ऑफ व्हाट हैज हैपेंड, बिकॉज ऐसा तो हमारी एटलीस्ट लाइफ टाइम में इस तरह का वी डिड नॉट रियली सी एनीथिंग ऑफ सच मैग्नीट्यूड जिसमें आपकी द वर्ल्ड केम टू अ स्टैंड स्टिल। So yes, इसका impact है world over भी, we've been hearing and we've been seeing कि companies have laid off बहुत सारे लोग, a lot of people have lost their jobs, बहुत सारे लोग furlough पे चले गए हैं, leave without pay पे भेज दिए गए हैं by organizations, percentages in terms of pay cut हुई है। So all of this has been there, और उसकी वजह primarily is the fact कि जॉब के आपकी जो बिजनेस है वो हिट हुआ है। So that is there, but the good thing is that now we have more or less overcome that issue. So businesses are now coming back to normal. At least आपकी जो businesses आपके बिल्कुल shut down हुए थे in the past, when COVID was at its peak, वो businesses चल चुके हैं। So उसकी वजह से now opportunities जो हैं, जो दोबारा से जो रुक गई थी चीजें, वो अब दोबारा चलना शुरू हो गई हैं। Hiring जो है वो although पहले भी थी, I would not say कि hiring बिल्कुल रुक गई थी, because even उस time पे भी I know that companies were hiring, because लेकिन होता ये है कि at times जो skill set required होता है that changes as market conditions change. लोग तो आपको चाहिए होते हैं because you need to run yourself, but the skill set of the individual tends to change. So survival of the fittest is there, and people need to adapt. They need to adapt and they need to change if they want to work with this changing scenario जो कि अब है world over. So that is there, but overall if you ask me, I think it's going towards a normality market में। जॉब्स दोबारा से निकल चुकी हैं उस तरह जिस तरह पहले आ रही थी, एंड कंपनीज हैव स्टार्टेड टू हायर पीपल वंस अगेन, जो थोड़ी बहुत नहीं भी कर रही थी।
बिल्कुल वजीहा को मैं बिल्कुल जी सेकंड करूंगा इसमें। ऑब्वियसली कंपनीज के अपनी ऑपरेशन स्टार्ट हो चुके हैं, वो अपने आप को रिवाइव करने की कोशिश भी कर रही हैं, और मैंने खुद से भी जिन एम्प्लॉयज़ को मैं जानता हूं, उन्होंने जिन एम्प्लॉयज़ को डाउनसाइज किया था उनको उन्होंने दोबारा कई कई बहुत सारे एम्प्लॉयज़ उनको बुलाना भी शुरू कर दिया। तो इट्स अ पॉजिटिव थिंग फ्रॉम नाउ कि अब कोविड-19 के जो इम्पैक्ट्स थे वो खत्म होते जा रहे हैं, और अब नाउ हायरिंग्स जो हैं वो दोबारा से मार्केट जो है वो बेहतर हो रही है हायरिंग्स के हवाले से। वजीहा हमारे पास जो आज ऑडियंस है बेसिकली ये एफिलिएट्स हैं। इन्होंने ऑब्वियसली अभी मार्केट में बहुत सारे लोगों ने जाना है, और बहुत सारे शायद अभी काम भी कर रहे होंगे। मुझे ये बताएं, एक तो मेथड हमारे पास ट्रेडिशनल होता है जी, न्यूज़पेपर में जॉब आती है, ठीक है, वहां से देखा अप्लाई कर दिया। हमारे पास और क्या मेथड्स हैं जहां से हम जिन मेथड्स एप्लीकेशंस ऐसे कौन से नेटवर्क्स हैं जिनके साथ हम अटैच रहें, कनेक्ट रहें, जिनसे हमें अपडेट्स मिलती रहें कि कहाँ कहाँ पे कैसी कैसी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। तो न्यूज़पेपर के अलावा और क्या है हमारे पास सोशल मीडिया में, अगर हम बात कर लें या किसी भी मीडिया में? देखिए न्यूज़पेपर तो टू बी ऑनेस्ट इट्स नाउ not as effective anymore. Yes, there was a time many years back जब न्यूज़पेपर ही आप खोलते थे, you used to open a Sunday paper जिसमें आपको सारी jobs मिलती थी, नजर आती थी, and that was like it. You had to be in touch with the Sunday news to be able to find the right job. And every job in every organization जहाँ पर you needed to hire, they would be actually placing their ads over there. But as I said earlier, times have changed and the market has changed. Social media is it, and अब जहाँ भी jobs हैं आपको the fastest way to really get resources is through the social media. LinkedIn is a very highly active platform जहाँ पर networking भी होती है. That is one avenue जहाँ पर बहुत ज़्यादा jobs जो हैं वो place होती हैं. And most of the companies that I'm aware of have place jobs या वो ads अपने LinkedIn पे जरूर देती हैं. Other than that, of course, you've got other headhunters हैं. They've got their own websites जिसके ऊपर आप apply करें. बाकी WhatsApp groups आपके होते हैं. आपकी अपनी ACC की fraternity ही इतनी strong है for your candidates who are very active in placing people. So yes, you do need to remain in touch with your relevant fraternity also. If you need the right sort of jobs, अगर आप for instance if it's finance and accounting, then you should be part of the platforms जहाँ पर वो वाली relevant jobs हैं. In a similar manner, अगर आप HR को देख रहे हैं तो then it's of course the HR platforms. So so इस तरह से this is what I feel. इसमें वजीहा ने जैसे कि बताया, बिल्कुल लिंक्डइन के ऊपर जॉब्स पोस्ट होती हैं। इसमें मैं थोड़ी सी एडिशन करना चाहूँगा, वो ये कि लिंक्डइन के ऊपर हम लोग, मैंने अक्सर देखा है कि हम कनेक्शंस बढ़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि जितने कनेक्शंस होंगे उतनी हमें पोस्ट रीच होंगी। तो इसमें आपने जब भी लिंक्डइन के ऊपर कनेक्शंस अगर इंक्रीज करने हैं तो ट्राई टू ऐड HR पीपल। आप HR में जो लोग काम कर रहे हैं उनको ऐड करें, ना कि हम बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के CEO को ऐड करें। क्यों? क्योंकि जो जॉब पोस्ट करनी है वो HR डिपार्टमेंट ने करनी है या HR रिलेटेड पीपल ने करनी है। तो थोड़ी सी एक सजेशन है, try to add people who are working in HR department related to HR background. तो आपके पास जितनी भी पोस्ट आ रही होंगी वो फिर related to job post आ रही होंगी या related to career opportunities ही आ रही होंगी। आप Facebook को भी यूज कर सकते हैं, Facebook के ऊपर भी jobs groups बने हुए हैं, तो वहां से भी आपको opportunities जो हैं वो मिल सकती हैं। जी, यहाँ तक तो ये ओवरऑल एक हमारी डिस्कशन थी मार्केट के ऊपर, और राइट, हम जॉब अपॉर्चुनिटीज को कैसे रिसर्च कर सकते हैं, कैसे उनको कैसे रिसर्च कर सकते हैं और कैसे अप्लाई कर सकते हैं। नाउ वजीहा, अब हम फर्दर कंसाइज करते हैं, और एक क्वेश्चन है जो कि एक इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है, और वो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, व्हाट अट्रैक्टेड यू टू दिस कंपनी और why you are interested to get in this company। मतलब आपको इस कंपनी में क्या अच्छा लगता है या आप इस कंपनी में क्यों काम करना चाहते हैं। अब आपने ये क्वेश्चन अगर एक कैंडिडेट से पूछा है तो इसका आंसर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि इसका बेस्ट से बेस्ट आंसर क्या होना चाहिए? मतलब ऑब्वियसली डिपेंड्स ऑन द सिनेरियो, बट फिर भी इसमें क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी?
देखिए पहले तो ये कि whenever you go for an interview you should be very clear about the company. You should have ample knowledge about the company and the sector that you are going to apply in. तो उसकी basis पे ही you can answer this question, you know, more effectively. But a standard, maybe, you know, something that you can, even if you don't know anything, a standard answer, which is a good answer, is the exposure that can be provided by the company, the growth opportunities, the learning opportunities that might be there for you as an individual when you know, work with the company. जो company का, maybe if the company is in the sector which is growing or the company itself is growing, so you can also, you know, इस तरह की आप उनके उसके साथ वो ऐड कर सकते हैं कि this is something, that this is the reason why you want to work with this particular company, क्योंकि वो भी grow कर रही है and you also hope to learn and grow more with the company itself. जी, इसमें जैसे वजीहा ने कहा आपको ये आंसर आपने देना है कि जी आपकी कंपनी ग्रो कर रही है तो हमें जो इसलिए आना है, लेकिन ये आंसर देने से पहले इसमें मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएं, आप उस कंपनी की बैकग्राउंड, उस कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, कंपनी के फ्यूचर प्लान्स, वो सारी उनकी वेबसाइट के ऊपर प्लस गूगल के ऊपर आ रहे होते हैं। तो आपको उस इंफॉर्मेशन में कुछ ऐसे 4 to 5 पॉइंट्स उठाने हैं, कुछ ऐसा क्रक्स उठाना है जो आपसे ये सवाल पूछा जाए तो आप वो क्रक्स उनको ये बता दें, जैसे कि जी आपकी कंपनी ग्रो कर रही है, उनके पिछले 2 साल से प्रॉफिट्स इतने थे और अब इनके प्रॉफिट्स इतने होंगे तो ऑब्वियसली कंपनी ग्रो कर रही है, या उनके कल्चर के बारे में कुछ वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ है, कुछ पॉजिटिव लिखा हुआ है, तो आप उस कल्चर से इम्प्रेस होके आप कह रहे हैं जी यहाँ का जो इनोवेटिव स्टाइल है, इनोवेटिव कल्चर है, ये मुझे इम्प्रेस करता है, तो जिसकी वजह से मैं इस कंपनी में आना चाहता हूँ। इसमें एक बात जो कि मुझसे वजीहा ने पहले भी डिस्कस की थी, हमने कभी भी जो है अपने लास्ट एम्प्लॉयर के बारे में कोई भी नेगेटिव बात नहीं करनी कि वहां से मेरी सेटलमेंट नहीं हो रही है, मेरे जो मैनेजर नहीं अच्छा लगता, जिसकी वजह से मैं जो है वो इस कंपनी में आना चाह रही हूँ या आना चाह रहा हूँ। ठीक है जी, तो आपने हमेशा जो जवाब देना है वो उस कंपनी में जिसके लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उनकी कुछ पॉजिटिव थिंग्स आपको वेबसाइट से मिल जाएंगी, इजीली अवेलेबल होंगी, वो आपने उठा लेनी और फिर उसके रिप्लाई में आपने ये आंसर दे देना। जी, तो ये एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारी जो फर्टर्निटी है उसको फेस करना पड़ता है, और वो क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड यू लाइक लीस्ट एंड मोस्ट अबाउट योर लास्ट जॉब? मतलब आप जहां काम कर रहे हैं उसका आपको सबसे पॉजिटिव उसमें क्या एलिमेंट था और सबसे उसमें लीस्ट पॉजिटिव एलिमेंट क्या था? ठीक है, मतलब तो इसके बारे में वजीहा आप क्या एक्सपेक्ट करेंगी कि एक एम्प्लॉय का इंटरव्यू का कैंडिडेट का क्या आंसर होना चाहिए अपनी प्रीवियस जॉब के बारे में? देखिए, रिगार्डिंग योर लास्ट जॉब, बात जो आपने भी अरसलान पहले कही कि नेगेटिविटी नहीं शो करनी चाहिए। नेचुरली वी ऑल नो दैट हम जॉब छोड़ते किसी ना किसी वजह से ही है। इट कुड बी बिकॉज ऑफ अ सर्टेन डिसग्रंटलमेंट विद द करंट ऑर्गेनाइजेशन, बट इट कुड ऑल्सो बी कि आपको कोई इशू नहीं है बट यू आर स्टिल लुकिंग फॉर अ बेटर अपॉर्चुनिटी। सो आप इसको अगर पॉजिटिवली आंसर, अपना हर जवाब थोड़ा पॉजिटिव रखेंगे तो इट हैज अ गुड इम्पैक्ट बिकॉज यू आर सीन एज अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, and that is very important when you give an interview, because interviewers don't like negativity. Nobody likes a negative person, you know, who's disgruntled या खुश नहीं है, because चीजें तो challenges तो हर organization में होते हैं, आपकी हर job के साथ associated होते हैं. So your approach should be not to run away because of challenges, but because of maybe you're looking for something that is missing in your existing job. फॉर इंस्टेंस यू फील कि जी एग्जिस्टिंग जो अब जॉब है उसमें अब उतने चैलेंजेस नहीं रहे जितने पहले थे, यू नो, यू रीच्ड मे बी अ कंफर्ट जोन, अब वहां पर उतनी ग्रोथ आपको नहीं नजर आ रही आगे, सो यू फील कि यू नो यू नीड टू नाउ मूव आउट टू रियली गेन मोर एक्सपोजर एज एन इंडिविजुअल, एज अ प्रोफेशनल, यू नो। सो इस तरह से थोड़ा सा अपनी ग्रोथ, अपनी लर्निंग अपॉर्चुनिटी और उसके ऊपर एम्फेसिस करके, rather than emphasis on what you did not like, focus on what you did like, what the company did provide you, and then you know, जरूरी नहीं कि आप हर सवाल का जवाब एग्जैक्टली वैसे ही दें जिस तरह से वो कर रहे हैं, आप उसको थोड़ा सा मैनूवर करके थोड़ा यू नो पॉजिटिवली लेके एंड यू कैन टेक इट फॉरवर्ड। इसमें जो ये बात जो है इससे फर्टर्निटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन के ना 2 एलिमेंट्स हैं, एक थे लीस्ट
और एक था कि मोस्ट फेवरेट और रिलेटेड टू योर लास्ट जॉब। ये दो चीजें आपको कौन सी बहुत पसंद थी और जो लीस्ट लाइकली था। अब देखें, आपको अपनी लास्ट कंपनी के अंदर बहुत सारी चीजें जो हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स, बहुत सारे फैक्टर्स पॉजिटिव नजर आ सकते हैं। अब वो पॉजिटिविटी तो आप बता सकते हैं, वहाँ का कल्चर अच्छा था, सिर्फ वहाँ पे मतलब वर्क एनवायरनमेंट अच्छा था। अब वो जो है ना लीस्ट लाइकली, यहाँ पे एम्प्लॉयर जो है ना बेसिकली आपसे कुछ नेगेटिविटी एक्सट्रैक्ट करना चाह रहा है कि शायद आप कुछ ऐसा बोलेंगे जिसकी वजह से उसके लिए डिसीजन करना आसान हो जाएगा कि आपके अंदर, आपके माइंड में है कि आप जॉब क्यों छोड़ना चाह रहे हैं। तो जो लीस्ट लाइकली में आपने ऑप्शन देनी है, लीस्ट लाइकली, कि आपको लीस्ट लाइकली क्या था लास्ट जॉब में, व्हाट डिड यू लीस्ट लाइक एंड मोस्ट अबाउट योर लास्ट जॉब। तो जो लीस्ट लाइक है उसमें भी आपने आपने इसमें मैं आपको रीजंस बता, इसके आपको मैं आपको वो बताता हूँ आंसर, जो कि मुझे एक कैंडिडेट ने दिया था। उसने कहा सर मुझे ना उस कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी, वो ये थी कि सर मुझे ना हाफ आवर की ना ब्रेक मिलती थी। उस हाफ आवर की ब्रेक में मैं लंच करता था और नमाज पढ़ता था, लेकिन उस हाफ आवर के अंदर भी ना मुझे मेरे मैनेजर बुला लेते थे, जिसकी वजह से ना मैं नमाज नहीं पढ़ पाता था। तो मुझे हाफ आवर से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो काम मुझे दिया गया है हाफ आवर के लिए लंच करना और नमाज पढ़ना, तो मुझे उसके लिए भी जो है ना टाइम नहीं दिया जाता। और ये ऑप्शन मुझे, और ये इसकी जो रीजन थी, मुझे वो जस्टिफाइबल लगी, बिल्कुल इसी तरह है, ये प्रॉब्लम एक है। तो आपके पास अगर कोई प्रॉब्लम भी है वो भी आप बता सकते हैं, लेकिन उसमें कोई इंटेग्रिटी का इशू नहीं होना चाहिए, उसमें कोई हरासमेंट के हवाले से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी इस तरह का कोई पेटी इशू है, जो रियल में पेटी इशू है, वो आपने एवेल्युएट करना, तो वो आप डिस्क्लोज भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको ये एक एग्जांपल दी है। सो आपने नेगेटिव वाला एलिमेंट जो है वो आपने उसको नहीं छोड़ना, आपने कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन रखना है। जी थैंक यू वजीहा। नेक्स्ट क्वेश्चंस हमारे पास हैं, हम चाह रहे हैं कि अपनी जो फर्टर्निटी है उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम गाइडेंस दे सकें। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि जी व्हाट इज योर ग्रेटेस्ट फेलियर एंड व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम इट। आपका अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा जो फेलियर आपने क्या फेस किया और उससे आपने क्या सीखा। अब यहाँ पे जो मेरा एक्सपीरियंस है छोटा सा, ऑब्वियसली फिर आप एक्सपर्ट हैं, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं, आप बताएंगी। इसमें मैं जब इंटरव्यूज करता हूँ ऑब्वियसली, तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं उसमें से 90% लोग कहते हैं सर फेलियर तो कोई नहीं है, और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपकी लाइफ में कभी कोई फेलियर ना हुआ हो, और फेलियर के बिना आप सक्सेस भी नहीं कर सकते। सो अब आपने फेलियर भी बताना है और उससे आपने क्या सीखा वो भी बताना। नाउ इट्स अप टू यू, बुझिया बताएं। Very true. ये जवाब you're right कि it's a difficult question. It varies from person to person, of course. But yes, there is no harm in highlighting a failure because everybody faces failure. Sooner or later, ऐसे हो नहीं सकता कि you reach anywhere in life without going through any failed attempt. हो ही नहीं सकता. There's nobody. So what you could always do is अपने करियर के शुरू का एक आप एक अटेम्प्ट बता सकते हैं जिसमें यू फेल्ट एंड देन जिसमें यू फेल्ट कि विच हैड अ डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट, मे बी बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं कि आपका करियर ही उल्टा हो गया, बट रिलेटिवली एक एन इवेंट में भी जिससे आपने कुछ सीखा, बिकॉज आपने हर चीज एज आई सेड अर्लियर आपने हर चीज को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाना है. So you will highlight a failure. Choti si example hai. For instance, I remember somebody once told me in an interview that one of the things that they learned was that koi bhi statement, people should not be very blunt. The person was a very blunt person, and he gave a statement once, or wo statement, it turns out that the person became his boss, jiske bare mein usne statement di thi, later. So, this is something, so uska aage se ye kehna tha ki what I learned, although us particular once when he or she was working with that person, tab to usko bada nuksan hua because usne sun liya tha uske bare mein, but later on he learned out of it ke you should always be very very cautious about what you say. Loose statements dena is not appropriate about anyone, whether you like someone or not, because at the end of the day you never know who you will end up working with. So he basically turned it कि although एक इंसिडेंट से, उसकी एक हरकत से नेगेटिविटी उसको फेस करनी पड़ी,
एक point पे he did not really do very well because of this, but he learned, and when he learned, so then he was able to get better at it, and this is a good answer. बिल्कुल जिस तरह ये वजीहा ने कहा बिल्कुल इसी तरह है। यहाँ पे जो एम्प्लॉयर है वो इस पे फोकस नहीं कर रहा होता कि आपका फेलियर क्या है, वो ये फोकस कर रहा होता है कि आपने उससे सीखा क्या है। सो आपको ये देखना है कि आपने बस एक फेलियर बताना है और जो सीखा है आपने अपनी वीकनेस को कन्वर्ट करना है इसमें स्ट्रेंथ में या अपॉर्चुनिटी में। आप लोगों ने शॉर्ट एनालिसिस भी पढ़ा होगा ACCA में। सो आपने अपनी बतानी पहले वीकनेस। जैसे कि एक और स्पेसिफिक एग्जांपल और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेरे से ही सपोज मैं अपनी ही बात करूं, व्हेन आई वाज एट द जूनियर स्टेज, तो मैंने एक दफ़ा पॉलिसी मैनुअल बनाया और अपने बॉस को दिखाए बगैर मैंने क्लाइंट से शेयर कर लिया। उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आने के बाद ऑब्वियसली फिर एक जहाँ पे मैं काम कर रहा था एक रेपुटेशनल क्वेश्चन भी आ जाता है कि यार ये काम दिया आपने, इसमें काफ़ी मिस्टेक्स थी। तो फिर हुआ ये कि वहाँ से ऑब्वियसली मुझे फिर मेरे मैनेजर ने भी बुलाया ऑब्वियसली, और जो भी एग्रेसिव एनवायरनमेंट था हुआ। लेकिन वहाँ से फिर मैंने ये सीखा कि गोइंग फॉरवर्ड कोई भी ऐसी स्टेटमेंट, कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसी असाइनमेंट मैं अपने बॉस से डिस्कस करता था। डिस्कस करने के बाद बॉस और मैं हम दोनों एक पेज पे आते थे और उसके बाद फिर क्या करते थे, हम फिर जाके वो क्लाइंट को देते थे। तो वहां से फिर कोई भी क्यूरी आती थी तो वो बॉस एंड उनका जूनियर दोनों एक पेज पे होते थे। ठीक है। सो यहाँ से मैंने सीखा गया कि अपनी वीकनेस को मैंने उसको कन्वर्ट किया स्ट्रेंथ में, अपनी कम्युनिकेशन गैप को रिड्यूस किया और बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग किया। सो आपने अपना एक फेलियर बताना है और उसके बाद उसको आपने कैसे स्ट्रेंथ में कन्वर्ट किया ये बताना है। सो इसलिए आप अपना एक फेलियर कोई सा भी जहन में रखें और उसको हर इंटरव्यू के लिए आप तैयार कर लें। जी वजिया, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये मुझसे भी पूछा गया, आपसे भी पूछा गया होगा। आपका तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया हुआ है 15-16 ईयर्स का, और ऑब्वियसली सेम हेयर। अब उसमें ये है कि मुझसे पूछा गया कि आप अपने आप को 5 सालों में कहाँ देखते हैं। तो आपको तो मैं देख रहा हूँ 5 सालों बाद, बल्कि 15 ईयर्स के बाद आप कहाँ हैं ना। ये जो हमारी फ्रेटर्निटी है इनको बताएं ये अपने आप को 5 सालों में कहाँ देख रहे हैं। आपने ये सवाल किया हमारे किसी भी फ्रेटर्निटी मेंबर से, तो वो इसका क्या जवाब देगा? कि मुझे तो ये कहा गया था, जो मुझे याद है कि मुझे जो जवाब दिया गया कि बड़ा ब्लंटली कि सर मैं आपकी सीट पे आना चाहता हूँ 5 साल बाद। मैंने कहा अच्छा तो नाउ इट्स अप टू यू, अब आप बताइएगा। हाँ, देखिए, there is no wrong answer, to be honest. In this, yes, the only wrong answer would be if you don't have an answer. That is the only wrong answer in this. Because as I said earlier, most of the questions are there not because they want a right answer, but because they want to see how you answer the questions. आपकी अप्रोच क्या है टुवर्ड्स द वर्क दैट यू वांट टू डू। सो इस केस में जो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ, लेट्स से 5 years डाउन द लेन, तो एक रियलिस्टिक आपकी अप्रोच होनी चाहिए। इफ यू आर स्टार्टिंग आउट एज अ लेट्स से एज एन एंट्री लेवल assistant manager, let's say, so of course 5 years later you cannot hope to be the head of the department. You should not be saying this, because that will show a bit of immaturity and lack of understanding also. But to give a realistic answer, कि 5 years तक जिसमें आपकी एस्पायरेशन भी नजर आए of where you aspire to be, कि आप बिल्कुल ही आपका जो आंसर है वो ये नहीं होना चाहिए कि हाँ जी if you're an assistant manager तो you see yourself as a manager. No, because that would not be right at all. But आप एक stretched किस्म का अपना target देंगे, stretched show करेंगे कि you are going to actually try to go an extra mile, put in more effort to be where normal people will not be. इसमें जो जैसे कहा कि हमने स्पेसिफिकली नहीं होना, इसका जैसे वजीहा ने एक आंसर बड़ा खूबसूरत दिया, इसी तरह एक और आंसर भी आप दे सकते हैं। ये इसमें हम मैक्सिमम ऑप्शंस रख रहे हैं। आप ये भी दे सकते हैं आंसर कि 5 years के अंदर मैं कहाँ पे अपने आप को देखता हूँ। मैं अपनी जो मेरा प्रोफेशन है मैं उसमें अपने आप को बेस्ट से बेस्ट देखना चाहता हूँ ताकि मैं इंडिपेंडेंटली काम कर सकूँ। वेरी बेस्ट आंसर कि आपने ये भी बता दिया कि मैं अपने आप को मजीद परफेक्शन में लाना चाहता हूँ और उसके साथ साथ मैं 5 सालों में इंडिपेंडेंटली काम कर सकूँ। ठीक है।
सो इससे आपका क्या होगा, आप अपने आप को शो कर रहे हैं कि आप अपने 5 सालों में अगले अपने आप को परफेक्ट करेंगे, और ताकि आपको किसी के असिस्टेंस की जरूरत ना पड़े और आप इंडिपेंडेंटली काम कर सकें। ऑब्वियसली एक एम्प्लॉयर को ऐसे लोग पसंद होते हैं जो इंडिपेंडेंटली अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल कर रहे होते हैं। सो इसका आंसर ये भी हो सकता है। चलें जी, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें हम ये पूछा जाता है जी, व्हाई आर यू लीविंग योर करंट जॉब। आई थिंक ये हम डिस्कस हमने कुछ हद तक किया भी है कि बिल्कुल। हम इसमें कोई नेगेटिव जो है, अब उसने इसको स्पेसिफिक क्वेश्चन किया है, आपने जॉब क्यों छोड़ना चाह रहे हैं, तो आपने स्पेसिफिक आंसर नहीं देना, मैं इस वजह से छोड़ना चाह रहा हूँ। आपने फिर प्रीवियस एम्प्लॉयर की नेगेटिविटी को शो नहीं करना, आपने हमेशा जो है बी ऑप्टिमिस्टिक, आपने जो है करंट एम्प्लॉयर जहाँ पे आपने अप्लाई किया है उसकी जो आपने 5 to 6 एलिमेंट शॉर्टलिस्ट किए हैं जो आपको वेबसाइट से मिले होंगे, गूगल से, आपने वो बताना जी ये एस्पिरेशंस हैं मेरी जो मैच कर रही हैं आपके ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, जिसकी वजह से मैं अपनी लास्ट जॉब जो है वो छोड़ रहा हूँ। है मैं राइट विजया? इसमें कुछ एडिशन बिल्कुल आप करना चाहेंगे? बिल्कुल। आप बता सकते हैं कि आप यू वांट टू ग्रो फर्दर, यू वांट टू ऐड टू योर नॉलेज, आप फील करें कि लर्निंग आपकी अब एक एक स्टैंड स्टिल पे आ गई है, यू वांट टू लर्न मोर, गो इनटू अ डिफरेंट सेक्टर, मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं व्हाई यू वुड वांट, बट नेवर बी नेगेटिव अबाउट योर प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज नेगेटिविटी just it's a projection of your own negativity. The more positive you are, the more positive you will seem as an individual. जी बिल्कुल इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह। नेक्स्ट हम जो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं वो क्वेश्चन है, उसका जो क्वेश्चन पूछने का मतलब होता है एम्प्लॉयर का, वो बेसिकली कॉन्फिडेंशियलिटी को सामने रखते हुए ये क्वेश्चन एम्प्लॉयर पूछता है। और वो क्वेश्चन ये है, इफ यू फाउंड आउट योर कंपनी was doing something against the law like fraud, तो what would you do? मतलब अगर आपको लगता है कि आपकी कंपनी में कुछ गलत हो रहा है तो मतलब आप उस सिनेरियो में क्या करेंगे? अब ऑब्वियसली मतलब एम्प्लॉयर यहाँ पे थोड़ी सी शायद अपनी सिक्योरिटी या अश्योरेंस लेना चाह रहा है कि कोड ऑफ एथिक्स के हवाले से बिल्कुल, कि क्या एम्प्लॉय उस सिनेरियो में करेगा। तो वजीह इसमें क्या गाइडेंस देती हैं आप? देखिए, इट्स नो डाउट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। अगर आप बिल्कुल बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होके आंसर देना चाहते हैं तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, बिकॉज एथिकली व्हेन यू आर पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, यू आर देयर, जिस तरह फाइनेंस का एरिया इज वेरी सेंसिटिव, तो you are there to maintain confidentiality of the company that you're working for. That is what code of ethics is. If you do come across something like this and you feel आपके एक चीज होती है कि आपकी डिपार्टमेंट में कुछ हो रहा है, तो then maybe you can maximum highlight it to your internal stakeholder, the company head, the board of directors जो है, the main owners. That is all right. उसमें there is no harm, because after all interest उनका वही है जो आपका interest है. But इसके अलावा if it is not advisable कि if something is because इस तरह का जवाब अगर आप देंगे कि I will go and report it immediately outside, या मैं बाहर जाके उसको फैला दूंगा, so naturally that shows कि आपके अंदर एक confidentiality का issue है रहेगा. So that is something that you may not want to do. Yes, you could always say that I tried to tell them not to, या मैंने अपने एंड पे जो मैं कर सकता था या कर सकती थी वो मैंने किया, but they weren't willing to change. They weren't willing to change their ways. So I decided to part ways with the organization. I will not continue to work there. मैं उसको छोड़ दूंगा. I will start looking for another job because it's against my own internal ethics also. So maybe you can. This is how you can answer this. इसमें जो है जी हाँ, जैसे मैं शायद कमेंट्स में भी मैंने देखा आपने कुछ लोग क्या करते हैं जी, इसका आंसर ये दे देते हैं जी, अगर एम्प्लॉयर इस तरह के को काम कर रहा होगा तो मैं जो है वो जॉब नहीं करूंगा, मैं छोड़ दूंगा, या मैं उधर ही इंटरव्यू छोड़ के आ जाऊंगा, या मैं उन्हें कह दूंगा जी अगर इस तरह से हुआ तो आई विल लीव द कंपनी, मैं इस तरह का नहीं हूँ। देखें इसमें जो आंसर बनता है ना वो ये बनता है कि जी अगर इस तरह का हुआ, जैसे विजय आपने कहा, मैं सेकंड करता हूँ, तो मैं अपने इमीडिएट बॉस को बताऊंगा
और इमीडिएट बॉस के साथ साथ अगर कोई अगर ऑर्गेनाइजेशन की कोई गाइडलाइंस अवेलेबल हैं, एंटी फ्रॉड हॉटलाइन कल्चर अवेलेबल है, कोई ईमेल है, जो भी गाइडलाइंस हैं एचआर की, उन एचआर की बिल्कुल। गाइडेंस के मुताबिक मैं उस पे रिएक्ट करूंगा, उस पे जो है मैं उस पे मैं इम्प्लीमेंटेशन करूंगा, उसके मुताबिक जो भी करना होगा, कहीं कंप्लेंट करनी होगी, एचआर को बताना होगा, वैसे मैं अपनी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को सामने रखते हुए मैं वैसा कर दूंगा। और इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत है। It's a very simple answer. I will tell to my immediate boss, or if any guidelines available related to this aspect, so I will do accordingly. Accordingly, तो आप उस तरह से हम कर लेंगे। So मेरे ख्याल से कि इसका आंसर ये बेस्ट है। नेक्स्ट जी हमारे पास जो है क्वेश्चन जी है, अक्सर वजीहा बहुत सारे क्योंकि कोविड-19 की वजह से भी लोगों की जॉब्स गई हैं, कुछ वैसे जॉब्स नहीं थी लोगों के पास, तो इनकी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री में गैप आ जाता है। ठीक है, 3 साल काम किया और फिर 1 साल 2 साल गैप रहा, फिर उन्होंने ज्वाइनिंग करनी, अब इंटरव्यू दे रहे हैं, तो हर एम्प्लॉयर का एक ही सवाल होता है कि ये गैप है। देखिए कोविड-19 की वजह से जो गैप आया है वो तो शायद मैं समझता हूँ कि एम्प्लॉयर इस बात को समझते हैं, लेकिन अदर देन दिस अगर कोई गैप है तो पहले इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। एक ये बताएं, क्या गैप का नजर आना सीवी में नेगेटिव इंप्रेशन जाता है एम्प्लॉयर को, और सेकंड क्वेश्चन ये है कि इस गैप को फिल करने के लिए हमें ऐसा क्या आंसर देना चाहिए जिससे वो जो गैप है वो एक हमें वो फायदेमंद नजर आए एम्प्लॉयर को। देखिए गैप यस, पहले तो ये है कि ये गैप है क्यों, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द फर्स्ट थिंग यू शुड एक्चुअली कंसिडर, बिकॉज इफ द गैप इज बिकॉज आपने अपनी एजुकेशन को बेहतर करना था तो दैट्स फाइन, देयर इज नो हार्म इन इट एट ऑल, वो तो बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। You wanted to learn further, you wanted to improve your degree, you know, so that's fine, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। Now as far as जिस तरह at times आपके गैप आ जाते हैं because of being laid off, because अब सेक्टर वक्त और हालात बदल चुके हैं, अब जॉब की सिक्योरिटी वो नहीं है जो पहले होती थी। अब कंपनीज आर वेरी विलिंग टू लेट गो ऑफ पीपल विद अ नोटिस सैलरी दे देते हैं। प्राइवेट सेक्टर में अब इट्स वेरी वेरी कॉमन नाउ। At times it's because of internal reasons कंपनी के, जिसकी वजह से कंपनी ले ऑफ करती है, और at times एम्प्लॉय की वजह से भी करती है। So there are both ways. So if there are gaps, देखिए there are two things, अगर तो गैप आ जाता है तो कोशिश तो ये करनी चाहिए कि जिस तरह if you are working and you are laid off और गैप उस वजह से है, तो आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि उस टाइम पे you are trying to do something else also. आप सिर्फ छोड़ छाड़ के नहीं बैठ सकते। यू नो फ्रीलांस, अब जो मार्केट है इस वक्त, फ्रीलांस काम बहुत होता है, इट्स अवेलेबल इफ यू आर विलिंग टू डू इट। ठीक है, सो आप ये चीज उस टाइम पे डाल सकते हैं, कर सकते हैं और डाल भी सकते हैं। Yes, you were laid off because of a certain reason. That is fair. Companies can understand that, and you can then cover it by saying कि जी उस time पे मैंने because अब एक चीज हो गई थी, so this is how I decided to fill the gap, so that I will not become redundant या market से मैं निकलूँ ना बाहर। ठीक है, so yes, because एक natural सी बात है कि gap does not reflect well, एक continuity show नहीं करता, तो वो एक चीज रिफ्लेक्ट करती है, बट उसको फिल करने के भी आपके पास तरीके हैं। आप उस टाइम पे अपनी एजुकेशन शुरू कर दें, यू नो, एजुकेशन नहीं तो फ्रीलांसिंग शुरू कर दें, सो दैट द गैप नो लॉन्गर रिमेन्स अ गैप। यस, वो कंपनी टू कंपनी गैप जरूर रहेगा, बट दैट्स ऑल राइट। अगर आप कंटिन्यू उस पर काम कर रहे हैं, आपकी नेटवर्किंग चल रही है, आप अपने कॉन्टैक्ट्स भी स्टैब्लिश कर रहे हैं और आप ग्रो लर्न भी कर रहे हैं उस प्रोसेस में, तो देयर इज नो हार्म इन इट। Yes, वो उतना favorably भी शायद ना हो, but that's all right, because as long as you are ultimately doing something. And then of course there are other reasons. Females tend to leave it because of बच्चों की वजह से, या their children are small, they don't have help. So अब employers are also understanding कि ये चीज is there. इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है. People take a career break because of numerous reasons and then they come back. This happens all over the world, and we should take it that way.
वेरी वेल एड्रेस्ड वजीहा। बिल्कुल आपने सही कहा कि जो गैप है बेसिकली गैप अपेरेंटली तो शायद पॉजिटिव इम्पैक्ट ना जाए, लेकिन आप उसको जब आप उसका आंसर देते हैं और उसमें आप बताते हैं कि उस फ्री टाइम में आपने क्या किया है, तो ऑब्वियसली वो फिर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है। इसको आपका जो हमेशा लेड ऑफ होता है ऑब्वियसली वो ऑर्गेनाइजेशन की वजह से होती है। आपको अगर 6 मंथ से सैलरी नहीं मिली तो आप ये बता सकते हैं एम्प्लॉयर को कि जी हमें इस वजह से लेड ऑफ किया गया कि सैलरी नहीं मिल रही थी, या हमने जॉब इस वजह से छोड़ी, सैलरी नहीं मिल रही थी। ये नेगेटिविटी नहीं है, मैं इसलिए ये कहना चाह रहा हूँ क्योंकि हम जब आप लोग जाते हैं ना इंटरव्यू के लिए, एम्प्लॉयर को दूसरे एम्प्लॉयर्स की पोजीशन के बारे में मालूम होता है कि इस टाइम पे किसकी क्या फाइनेंशियल हेल्थ है, ठीक है। इवन कि अगर मैं भी स्विच करता रहा हूँ, मैंने भी 5 or 6 ऑर्गेनाइजेशन स्विच की हैं, तो मैं पहले उनकी फाइनेंशियल सिनेरियो को देखता हूँ, इवेल्युएट करता हूँ, फिर स्विच करता हूँ, ठीक है। तो इसी तरह अगर आप पहली रीजन ये बता दें कि ये रीजन थी जिसकी वजह से या लेड ऑफ हुए या जो हमने जॉब छोड़ी क्योंकि पैसे नहीं मिल रहे थे, सैलरी नहीं, तो एक तो ये नेगेटिव बात नहीं है, एक तो ये क्लैरिटी मैं ले आऊं। दूसरा, आपके अंदर जो भी 2 साल का गैप है, 3 साल का गैप है, जैसे वजिया ने कहा, उसमें आपने अपनी जो स्टडीज हैं या तो इसको इम्प्रूव कर लें, या आपके पास रिफ्रेशर कोर्सेज बहुत हैं, आप क्योंकि अकाउंट्स फाइनेंस की फील्ड से हैं, ऑडिट से हैं, आपके पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, उनके रिफ्रेशर्स ले लें, ओरेकल है, सार्प है, उनके रिफ्रेशर्स ले लें आप। उसके साथ साथ आपके पास कोई और सर्टिफिकेशन है उसको देख लें, आप फ्रीलांस में वर्क कर लें। फ्रीलांस बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की मार्केट ग्रो कर रही है फ्रीलांस में। आप उसमें जब आप ये सारी चीज़ें अपने एम्प्लॉयर को बताएंगे कि हमने उस टाइम में ये किया है, तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयर को खुद से एक फीलर आएगा कि अगर ये फ्री भी था तो इसने उस टाइम को अच्छे तरीके से मतलब उसको यूटिलाइज किया है। सो आप ये वाला एक जो इम्पैक्ट आता है इसको आप बड़े अच्छे तरीके से नल एंड वॉइड कर सकते हैं अपनी लेकिन बात वही है कि आपने एड्रेस कैसे करना है इस आंसर को, इसकी प्रैक्टिस आपने घर से करके जानी है, ना कि आप उधर जाके सोच रहे हो कि मैंने उधर जाके क्या कहना है। सो बात सारी यही है कि जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएं, कोई भी क्वेश्चन है, मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर्स को आप एक दफा जरूर प्रैक्टिस करके जाएं, क्योंकि आप लोग मार्केट में आ रहे हैं, मार्केट में आपने भी रहना है, तो इनकी तैयारी करके जानी चाहिए। जी थैंक यू वजीहा अगेन एंड अगेन एंड जी अच्छा मुझे ये बताइएगा कि मुझे भी कहा जाता है, देखें मैं पहले केपीएमजी में रहा, हॉर्वथ में रहा, चिनाब चेनमन में रहा, हाईमाउंट में, अब मैं उमर ग्रुप में। लोग कहते हैं कि जॉब स्विचेस जो हैं वो, कोई कहता है जी 3 साल बाद जॉब चेंज करनी चाहिए, कोई कहता है 5 साल बाद करनी चाहिए, कोई कहता है 1 साल बाद चेंज कर लेते हैं तो वो बुरा इम्पैक्ट आता है। इवन कि मैं एक सीईओ को जानता हूँ, एक बैंक के सीईओ हैं, क्योंकि आप भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हैं, उनकी सीवी थी मेरे पास, तो उन्होंने हर 2 से 2.5 साल बाद अपनी जॉब चेंज की हुई थी, और उनको शायद कभी सीवी उस तरह से बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, वो बस अपनी मतलब काबिलियत की वजह से हर 2-2.5 साल बाद वो एक नई कंपनी में काम कर रहा है। एक तरफ मेरे पास ये है, और एक तरफ हमारे यहाँ पे एक मेंटल आई डोंट नो वो क्या है कि जी इतनी देर बाद, इतने से पहले हमने जॉब नहीं चेंज करनी। इसके बारे में हमें बताएं, आप क्या समझती हैं? देखिए दोनों तरह से देखा जा सकता है इसको। कितने अरसे के बाद छोड़ना चाहिए या स्विच करना चाहिए, देयर इज नो राइट और रॉन्ग आंसर। जब इसको दोनों तरह से लिया भी जा सकता है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट यू एज एन इंडिविजुअल कैन पुल ऑफ, एंड एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट। सो आप जिस एग्जांपल को लेट्स से कोट कर रहे हैं ऑफ अ सीईओ एंड यू नो who's has not worked in any place for more than like let's say 2-3 years, so yes that is the case, is tarah se bhi hota hai, but it all depends on the opportunities that are there, and yes cv ke upar ek consistency nazar aani chahiye, एक certain level of consistency should be there, और वो कंसिस्टेंसी का टाइम पीरियड, टाइम फ्रेम जो है वो आपका एक रीजनेबल टाइम फ्रेम होना चाहिए। बट बहुत एक जगह बहुत ज्यादा देर काम करना also does not really indicate anything positive either.
बिकॉज इसको अब वो नेगेटिवली भी लिया जाता है कि आपने 8, 9, 10 साल एक जगह गुजार लिया, वो इसलिए गुजार लिया क्योंकि आपके पास शायद अपॉर्चुनिटी नहीं आपको मिली, या आपने इसलिए गुजार लिया बिकॉज आप बहुत कंफर्ट जोन में रह के काम करना चाहते थे। बिकॉज कुछ अरसे के बाद नेचुरली एक कंफर्ट का फैक्टर आ जाता है जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा देर काम करते हैं। सो अगर तो आपको एनहांसमेंट्स, जॉब एनहांसमेंट या जॉब एनरिचमेंट मिलती जा रही है, तो देन देयर इज नो हार्म इन वर्किंग फॉर अ प्लेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन अगर आपको ग्रोथ नहीं मिल रही है, और ग्रोथ, आई एम नॉट जस्ट सेइंग ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ सैलरी, आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ करियर एनरिचमेंट, कि आपकी जॉब कितनी ज्यादा बेहतर होती जा रही है, आपको कितना काम और मिल रहा है। तो अगर वो नहीं हो रही, तो देन यू शुड बी स्विचिंग। एंड एट टाइम्स ऑर्गेनाइजेशन के पास अपॉर्चुनिटी होती है आपके लिए, टाइम्स नहीं होती है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट इज देयर। सो आप इसको बिल्कुल इस तरह से नहीं कह सकते कि कोई टाइम फ्रेम होना चाहिए जिसके बाद स्विच करना लाजमी है, या बहुत ज्यादा स्विचेस आपको आपके ऊपर कितना डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट करेंगे। बट कम से कम, अगर मैं फिर भी टाइम आप मुझसे पूछें, तो आपका कम से कम 1 साल तो आपको किसी ना किसी जगह पे रख देना चाहिए, more than a year preferably, you know, for any place। आइडली तो आपको कंसिस्टेंसी दिखानी चाहिए, बिकॉज अदरवाइज रिफ्लेक्ट ये करता है, अगर आप साल के बाद जॉब स्विच करते हैं तो आपके अंदर कंसिस्टेंसी नजर नहीं आती ऑफ बीइंग इन वन प्लेस। सो वो आपको दिखानी है। वो आप एक आध दफा तो आप साल का गैप दिखा सकते हैं कि मैंने साल बाद छोड़ दिया और कहीं और चले गए, बट बार बार ये चीज दिखाना, उसको 2-3 साल बाद स्विच करना है स्टिल बेटर, बिकॉज वहां पर पीपल कैन अंडरस्टैंड। बट साल के बाद जो स्विच करना होता है, दैट इज नॉट एडवाइजेबल, बिकॉज इट जस्ट शोज अ लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, you know, at times। मैं बिल्कुल एग्री करूंगा वजीहा से। ये जो एक साल बाद जॉब चेंज करना, इवन कि मेरे पास भी कोई कैंडिडेट आएगा, ऑब्वियसली आई विल नॉट प्रेफर, क्योंकि मुझे मालूम है कि उसकी जो हिस्ट्री है वो एक साल बाद चेंज करने वाली है। तो मतलब मैं उस पर क्यों 1 साल इन्वेस्ट करूं, उसको समझाऊं, उसको सिखाऊं, तो ऑब्वियसली मैं उसको प्रेफर नहीं करूंगा। इसके साथ मैं एक और बात कहता चला जाऊं, 2.5-3 साल बाद अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं, देखें बात यह है कि जॉब इस तरह से तो चेंज नहीं होगी। अगर मैं इस टाइम पे ब्लंटली बात करूं कि आपने आज सोचा और कल जॉब मिल गई, आप 2.5-3 साल बाद अगर आपको वाकई में कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है, आपको करियर ग्रोथ नहीं नजर आ रही, कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन है वो वीक नजर आ रही है, अपनी जॉब इनसिक्योर होती नजर आ रही है, तो यू शुड अप्लाई, मार्केट के अंदर आप अप्लाई करना शुरू करें, और अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है देन यू शुड स्विच। ठीक है, तो बात ये कि अपॉर्चुनिटी मिलने पे है, आपके सोचने पे तो बात है। अगर आप सोच भी लें लेकिन मार्केट में अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो अगर आपको लगता है कि आपकी मार्केट में अब आपके पास करियर ग्रोथ के चांसेस नहीं है, आपकी जॉब इनसिक्योर है, या कल्चर बहुत ज्यादा चेंज हो गया है, या आपके लिए सरवाइव करना मुश्किल हो रहा है, मेंटल रिलैक्सेशन नहीं है जो कि एक बहुत बड़ा एलिमेंट है जॉब के अंदर, तो आप अप्लाई करना शुरू करें। ऑब्वियसली जब व्हेन द अपॉर्चुनिटी विल बी इन योर हैंड्स, आप उसके लिए जो है वो आप स्विच कर दें। सो ये है, इसमें कोई ये नहीं है कि बस ये है कि वाकई में 1 साल जो वजिया ने कहा वो वाकई में एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है जी। नाउ जी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जी, एम्प्लॉयर हमेशा ये क्वेश्चन जो है पूछता है इंटरव्यू से कि व्हाट इज योर सैलरी एक्सपेक्टेशंस, और इस पे जो जवाब आता है कि सर जवाब दे दें, या फिर ये जवाब आता है कि सर आपका क्या बजट है। द क्वेश्चन इज दिस कि यहाँ पे अगर एम्प्लॉयर इंटरव्यू से सवाल पूछता है व्हाट इज योर सैलरी एक्सपेक्टेशन, तो उसका क्या आंसर होना चाहिए जिससे वो अच्छी सैलरी भी ले जाए और आंसर भी अच्छा हो जाए। Because at the end of the day, we all work for, you know, because of a reason. So yes, salary expectations are there. देखें, as far as stating what you expect, there is no harm in it. But of course, आपका standard जवाब जो है वो आपका होना चाहिए कि जो भी whatever is the market, you know, norm for this, वो सबको पता है, everybody knows it. ठीक है, so that should be your, if you don't want to lay down a figure which is advisable, कि आप उसको एक स्टैंडर्ड ये दे दें, बिकॉज अल्टीमेटली ऐसे तो नहीं होगा कि आपको बताए बगैर वो उसको क्लोज कर देंगे ऑफर को,
Naturally, it will come back to you. But the first answer should always be that it should be as per the job, as per the requirement, as per your benchmarks, and so on. Because aapka primary question, the answer should be that you are very focused. You're more focused on the work and the job that is being offered rather than the salary. That is what you want to convey. ठीक है, दैट इज योर प्राइमरी इंक्लिनेशन, आपको ये बताना चाहिए. बट अगर फिर भी आपसे पूछा जा रहा है तो rather than saying कि डबल ऑफ व्हाट आई एम of what I'm getting, that does not reflect well, because it shows कि आप rationally नहीं सोच रहे. हर मार्केट की एक नॉर्म होता है. There was a time a couple of years back जब there were so many jobs in the market that people actually were going for double 100%. Very easily, but that market, लेकिन can you hear me? Okay, but that is no longer the but that is no longer the case. अब एक certain percentage होती है that you are willing to offer, and जो कि आपकी existing salary का एक percentage होता है, and at times जो company जब देख रही होती है, और फिर अब कंपनी अपनी इंटरनल बेंचमार्किंग भी देखती है. सो आप एक if you have done your analysis of what the job is, so then you can state that. Otherwise you can say कि it depends on what you have to offer, and then you can take it from there. और उसके बाद फिर आप further negotiate कर लें slowly and gradually, just to show that you are more focused on the work and not only the salary. इसमें देखें वजीहा जो है वो थोड़ा सा बाइस हो सकती है, क्योंकि ये एचआर से बिलोंग करती हैं, तो ये अगर टिप्स बता देंगी तो कल को लोग इन्हीं के पास आके कैंडिडेट सैलरी जो है वो बड़े तरीके से मांग लेंगे या डिमांड करेंगे, सॉरी. तो इसमें यह है कि मैं थोड़ा सा इसको फर्दर बता देता हूँ. अगर जैसे वजीहा भी अक्सर जॉब्स जब पोस्ट करती हैं तो समटाइम्स जो है वो पैकेज डिस्क्लोज होता है, ठीक है, तो इस पोजीशन का ये पैकेज है. तो उसमें तो आप इजीली कह सकते हैं कि सर ऑब्वियसली मैं आपने जो पैकेज डिस्क्लोज किया हुआ है उसमें मैं फॉल करता हूँ. सेकेंडली, आप अगर डिस्क्लोज नहीं है तो इसमें एक ऑप्शन जो वजिया ने बताई कि सर जो भी मार्केट कंपेटिटिव है, ओके, वेरी गुड आंसर. अगर उसके बावजूद अगर एम्प्लॉयर फोर्स करता है फिर भी कोई फिगर दे दें, वो इसी तरह करते हैं, चलें रफ सा बता दें आप क्या सैलरी लेना चाहते हैं, रफ सा बता दें, इसी तरह ही वो पूछते हैं. तो इसमें एक मेरी तरफ से जो मैं समझता हूँ कि आपने ये सोचना है कि जो बेस्ट मूव है ना आपकी फ्रॉम वन कंपनी टू अदर कंपनी, वो 25% मूव होनी चाहिए आपकी. सपोज अगर आप 50,000 ले रहे हैं तो आपकी जो मूव है नेक्स्ट वो 25% से इंक्रीज होनी चाहिए, लाइक 65,000 आई थिंक सो बनती है. ये एक क्राइटेरिया जो मैंने मार्केट में देखा है, जो लोग जिन्होंने शॉर्टलिस्ट किया हुआ है कि 25% अगर आपको जंप मिल रहा है तो आपको मूव कर जाना चाहिए. अदर देन पर्क्स एंड बेनिफिट्स एक पूरा, मतलब ये मैं आपको एक स्टैंडर्ड बता रहा हूँ कि 25%, तो थोड़ा सा आप उसे अब बता दें, क्योंकि आप 65 बनती है आपको, मैं पेट एग्जांपल दे रहा हूँ, 50,000 का 25 65, तो आप उन्हें 70 कह दें और साथ आप कह दें नेगोशिएबल, तो आप 65 पे इसको ओके कर लें, या 70 to 75 कह दें, साथ नेगोशिएबल का वर्ड लगा दें. तो आपने ना कोशिश ये करनी है कि एम्प्लॉयर को सोल्यूशन देना है, कि वो आपने खुद ही सोल्यूशन देना है ताकि वो आपसे डिस्कशन करे. अब आपने 70 to 75 लॉक कर दिया, वो भी गलत है. 70 to 75 कर लें, नेगोशिएबल का वर्ड साथ लगा दें, तो क्लाइंट तो एम्प्लॉयर खुद ब खुद आपसे डिस्कशन भी कर लेगा. ठीक है, तो ये था मेरा जो है बेसिकली एक मेरा भी ओपिनियन था, आपके पास वजीहा का ओपिनियन भी है. डिस्क्लोज है सैलरी तो वेल एंड गुड, अगर डिस्क्लोज नहीं है, मार्केट कंपेटिटिव, एम्प्लॉयर फिर भी जो है वो फिगर एक मांगेगा आपसे कि यार आप एक सैलरी बताएं, तो फिर जो है ऑब्वियसली आप इसको इस तरह से कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया है. जी, ये थे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस. इस पे वजीहा हम जो हैं कुछ हमने जो शॉर्ट लिस्ट किए हुए थे क्वेश्चंस वो मैक्सिमम कवर हो गए हैं. इसमें मुझे कुछ क्वेश्चंस आए हैं, अब हम उसको डिस्कस कर लेते हैं कि क्वेश्चंस में क्या क्या हमसे पूछा गया. जी, एक क्वेश्चन है हमारे पास मारिया जलाल की तरफ से, वो आपसे अक्सर इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज के बारे में भी मतलब पूछ लेते हैं. वो एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि आपने अपनी जिंदगी के अंदर एक ऐसा कोई सिनेरियो देखा हो
जिसको आपने उसको बहुत टफ सिनेरियो, जिसे हम एथिकल डायलेमा भी कह सकते हैं या एक सिनेरियो, तो उसको आपने कैसे टैकल किया? तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन वही है जो ग्रेटेस्ट फेलियर वाला है, कि वो एक प्रॉब्लम आई आपके पास और आपने उसको कैसे उसको मैनेज किया। तो ये क्वेश्चन जो है मेरा ख्याल है हम उसको देख चुके हैं। इसके साथ जो है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, शुड वी हैव अ करियर समरी और करियर ऑब्जेक्टिव्स इन सीवी? जी, हमारे पास सीवी के अंदर क्या करियर समरी या करियर ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए? देयर इज नो हार्म, आपकी ओपनिंग लाइन आप दे सकते हैं if you want to 2-3 lines explaining एक basic objective of what you aspire, that is fine. लेकिन अगर आप ना भी दें तो it's all right. Your CV, देखिए आपके CV में सबसे important जो चीज है वो ये कि your CV should be free from any error, grammatical, spelling, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। एक बेसिक क्लियर कट फॉर्मेट होना चाहिए जिसके अंदर आपने चीजें मेंशन की हों जो रेलेवेंट हैं रिगार्डिंग व्हाट यू हैव डन इन द पास्ट, आपकी जॉब्स पिछली क्या रही हैं, उसमें आपने बेसिक उसके बता दें, अचीवमेंट्स अपनी बता दें इफ यू वांट टू, अदरवाइज अपनी एजुकेशन के बारे में आप बता दें, एंड देन योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स। योर सीवी शुड नॉट बी वेरी लॉन्ग बिकॉज लंबे सीवीज पढ़ना इज normally nobody wants to read a 5-6 pager CV. आपके 2 pages is enough for a normal mid career person. जो फ्रेश होते हैं उनका तो एक ही पेज का होता है, एंड देन आप as you proceed in your career आप उसको कंसाइज करते जाते हैं, आप बिल्कुल बेसिक्स बताते हैं, you don't talk a lot in detail about what you've done in the past. और बस बेसिकली वैसे भी वजिया मैं आपको काट रहा हूँ, हमारा जो है ना सीवी राइटिंग के ऊपर नेक्स्ट पूरा वीक सीवी राइटिंग के ऊपर ही है, तो हम इसको नेक्स्ट वीक के अंदर भी मतलब कवर कर सकते हैं। सो उसके स्पेसिफिक सेशन जो है ना वो हमारे पास है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अगर एम्प्लॉयर को ये बता दिया जाए कि मुझे लास्ट 6 मंथ से सैलरी नहीं मिली, तो क्या ये नेगेटिविटी है? तो मेरे जो नहीं लगता कि ये नेगेटिव इंप्रेशन जाएगा, क्योंकि देखें एम्प्लॉय काम ही सैलरी के लिए करता है, तो अगर उसको 6 मंथ से सैलरी नहीं मिल रही, हाँ लेकिन उसकी ऑब्वियसली मतलब एम्प्लॉयर जिसको आप बता रहे हैं उसको उस क्लाइंट के बारे में, उस कंपनी के बारे में जरूर मालूम होगा, तो अगर ये जेन्युइन रीजन है तो ये बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, इज इट बैड और नेगेटिव टू लीव विदाउट गिविंग द 30 डे नोटिस? जी, हम जॉब छोड़ दें, इट इज बिल्कुल आपको नोटिस पीरियड सर्व करना चाहिए, इट्स ओनली एथिकल दैट यू शुड डू इट। उसकी वजह ये है, आप नेगोशिएट कर सकते हैं अपने एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ, उनको बता सकते हैं कि जी इस तरह से आई नीड टू लीव अर्ली, आप मुझे जल्दी रिलीज कर दें, उसमें कोई हर्ज नहीं है इन ट्राइंग टू से कि जी मुझे आगे रिपोर्ट करना है, दे रिक्वायर आप 10 दिन का नोटिस पीरियड ले लें, बाकी वेव ऑफ कर दें या मैं उसको पे ऑफ कर देता हूँ, एंड देन यू कैन मूव ऑन, बट टू जस्ट गेट अप एंड लीव and without a negotiation, without even talking, या अगले दिन आना बंद कर दें, जिस तरह शुरू के करियर्स में I've noticed बहुत इस तरह से होता है, immaturity में a lot of young employees, what they do is that they tend to leave, कि experience letter चाहिए नहीं है, so they'll just वो फौरन वो छोड़ देंगे, but it does not reflect well on the individual, because let me assure you कि job market बड़ी छोटी है, it sooner or later it comes back to you. So it's not right to leave without having a reasonable, अगर आपका कहता है लाइन मैनेजर के it's all right, you don't have to come after tomorrow, आपके पास इतना पोर्टफोलियो ही नहीं है कि आप हैंड ओवर करो, तो दैट्स ऑल राइट, लेकिन एक प्रॉपर हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर का जो प्रोसेस है वो आपको कंप्लीट करके जाना चाहिए आगे। बिल्कुल वजीहा ने जो बात की है इसको मैं एंडोर्स करूंगा, और मैं ये बिल्कुल कहूंगा कि आपको बेशक जितनी मर्जी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही हो, आपको अपने पिछले प्रीवियस डोर्स बंद नहीं करने चाहिए। आपने जिस वजह से भी आप जॉब छोड़ रहे हैं, जो भी वजह है उसकी, चाहे आपने लेकिन कभी भी उसको नया बिल्कुल मतलब पॉजिटिव एंड करना है उस स्टोरी का, लास्ट चैप्टर का आपने पॉजिटिव एंड करना है, नेगेटिव एंड नहीं करना। जैसे वजिया ने कहा
वर्ल्ड इज वेरी स्मॉल, दुनिया भी बहुत छोटी है और मार्केट भी बहुत छोटी है, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं हो सकता है वो मैनेजर आपका सीनियर बन के कहीं आ जाए, ऐसे हुआ है, ऐसे हुआ है। बिल्कुल होता है ऐसे, मैं अभी कोट नहीं करना चाहता, लेकिन जो आपके सीनियर, जो आपके अक्सर जूनियर्स होते हैं वो अक्सर सीनियर्स बन के आ जाते हैं एक मार्केट में, और अक्सर आपने जिन सीनियर्स के साथ काम किया होता है किसी और कंपनी में, वो आपकी कंपनी में आपके सीनियर फिर बन के आ जाते हैं। तो हमेशा जो आपने लास्ट स्टोरी एंड करनी है वो पॉजिटिव एंड में करनी, पॉजिटिव एंड करना है उसका, ठीक है। ये वो टाइप्स हैं जो कि हम स्पेसिफिकली इसीलिए एड्रेस कर रहे हैं, ताकि ACCA फर्टर्निटी जो है वो जब भी अपॉर्चुनिटीज मैक्स उनके लिए चांसेस एनहांस हो जाएं कि वो मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सकें। टेक्निकल नॉलेज में वो पास हो जाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में जहाँ पे साइकोलॉजिकल टेम्परामेंट चेक किया जाता है और चीज़ें चेक की जाती हैं, वहाँ पे हम लोग रह जाते हैं। तो इसलिए जो है इस सेशन को अरेंज किया गया है। नेक्स्ट जी, एक और क्वेश्चन है हमारे पास कि जी अगर मैं जॉब छोड़ना चाह रहा हूँ कंपनी के एटमॉस्फेयर से, अब्दुल कुद्दूस का ये क्वेश्चन है, तो मुझे इसका आंसर एक एम्प्लॉयर को क्या देना चाहिए। हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि हमने नेगेटिव फिर कोई बात नहीं करनी, लेकिन वजीहा ये क्वेश्चन का आंसर आप दें कि एक बंदा अपनी कंपनी के एटमॉस्फेयर से खुश नहीं है, वो जॉब चेंज करना चाहता है, तो एम्प्लॉयर को वो क्या जवाब दे। देखिए, आपके कल्चर ऑर्गेनाइजेशन का प्लेज अ वेरी इंटेग्रल रोल। आपने अपना पूरा टाइम गुजारना होता है वहाँ पे, सो यू हैव एवरी राइट दैट इफ यू आर नॉट happy with the culture of the organization and you feel कि आप नहीं fit in हो रहे, तो after some time, but a certain time should be there. You should try and fit in as much as possible because आपको ideal environment तो कहीं पे भी नहीं मिलेगी, and every organization, and this is basically a test of your resilience, of your agility as an individual. चैलेंजेस तो जो मैंने शुरू में भी एक दफा अभी बात की थी कि चैलेंजेस तो ऑर्गेनाइजेशन में आते ही हैं, नौकरियों में आते ही हैं, एंड वन ऑफ द चैलेंजेस इज मैनेजिंग डिफिकल्ट बॉसेस, वन ऑफ द चैलेंजेस इज हैंडलिंग an environment which is unfavorable, dealing with hostility, dealing with dealing with employees left, right, who are not giving a very conducive environment. Maybe आप ऐसी जगह चले गए जहां पर आपके साथ जो बंदा है he wanted to bring somebody else in और आपको जॉब मिल गई है, so he is trying to make your life miserable कि आपको अच्छी environment ना मिले ताकि आप वो जगह छोड़ दें. So इस तरह से होता है and it's very normal. Workplace politics is very normal. So अगर इस तरह की चीज हो तो resilience I feel is important. आपको फौरन give up नहीं करना चाहिए. आप जरूर टाइम दें उसको, उस जगह को, उस एफर्ट करें अपने एंड पे, because that shows your adaptability also as an individual. आप कितने adaptable हैं in different circumstances, different cultures में. And then, but on the other hand, there is a certain limit to which you could do this, या you can do this. जहां पर उस वो level आ जाए या वो threshold आ जाए where it's affecting your health, ठीक है, और your psychological, well-being, इस level का stress है, so then maybe yes, that could be the time when you can say, you can start looking, and you can always, communicate this कि you spent इतना time dealing with it, जो कि नजर आएगा ऑफ कोर्स ऑन योर सीवी कि कितना टाइम आपने गुजारा, किस तरह आपने हैंडल किया डिफरेंट सिचुएशंस, एंड देन फाइनली यू डिसाइडेड टू टेक अ बेटर अपॉर्चुनिटी एंड लीव. इसमें जो वजीहा ने बताया, इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगता है कि हाईलाइट करना चाहिए वो ये कि आपका वो टॉलरेबल लेवल क्या है कि आप उस ऑफिस एटमॉस्फेयर से तंग आ गए हैं। देखें, हर ऑर्गेनाइजेशन का एक एटमॉस्फेयर चेंज है, आपको अपनी मर्जी का एटमॉस्फेयर चेंज नहीं मिलेगा। यू हैव टू मॉडिफाई योरसेल्फ, यू हैव टू अडेप्ट इट, ठीक है। ऑब्वियसली आपने जॉब करनी है अनटिल एंड अनलेस, जैसे वजीहा ने बताया कि आपको साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट कोई आना शुरू हो रहा है, आपको रात को नींद नहीं आती है। देखिए इस तरह के भी जॉब प्रेशर्स होते हैं। इंशाल्लाह व्हेन यू विल गो ऑन द सीनियर पोजीशंस आपको ये प्रेशर्स फेस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अनटिल अनलेस आपकी हेल्थ डिस्ट्रॉय नहीं हो रही, आपको रात को नींद नहीं आ रही, आपको मतलब इस तरह का कोई प्रॉब्लम है,
तब तक तो ठीक है। जब ये प्रॉब्लम्स आपको लग रहा है कि ये होना शुरू हो गई, देन आप अपनी जॉब स्विच करने का सोच सकते हैं। लेकिन अगर आप कहें कि यार बिल्कुल ही मुझे कंफर्ट लेवल पे जॉब मिल जाए, तो वो फिर जॉब नहीं है, ठीक है। अगर जॉब वही है, ऑब्वियसली आपको हर कंपनी के मुताबिक अपने आप को चेंज करना है, ठीक है। सो इस बिल्कुल। चीज को आपको ध्यान रखना है। तो जरा सी बात, एक दिन आपको सपोज आपको बॉस डांट देता है, आपको लगता है यहाँ का तो एटमॉस्फेयर ही नहीं अच्छा। बॉस का डांटना मतलब ऐसे नहीं है मतलब कि जी एटमॉस्फेयर नहीं, वो एक अलग चीज है। एटमॉस्फेयर वो है जहाँ पे वाकई में सरवाइव करना मुश्किल है, ठीक है। तो थोड़ा सा अपनी टॉलरेबल लिमिट्स को भी बढ़ाएं अपनी, और हौसला रखें, और जब तक एक मैक्सिमम लेवल तक आप नहीं पहुंच जाते, देन फिर आप स्विच कर सकते हैं, ठीक है जी। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है एहतशाम का। जी मेरे अगर सीवी के अंदर गैप है, और वो गैप मैंने इस वजह से है कि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, बट बिजनेस वो सक्सेसफुल नहीं हो सका, तो उसकी वजह से मैं फिर दोबारा जॉब में आना चाहता हूँ, ठीक है। तो क्या हम ये आंसर दे सकते हैं जी? इस बार ऑब्वियसली मैं लीड लेता हूँ। जी अब्दुल कद्दूस, आप जी एहतशाम का क्वेश्चन है। जी एहतशाम, बिल्कुल आप ये आंसर दे सकते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, आप कह सकते हैं। लास्ट टाइम मैंने एक इनिशिएटिव लिया था, मैंने कोशिश की थी बिजनेस स्टार्ट करने की, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए जिसकी वजह से मैं अपना बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर सका, जिसकी वजह से नाउ आई एम फाइनली कम्स टू दी जॉब फील्ड में, अब उसमें आना चाह रहा हूँ। तो इसमें मुझे नहीं लगता कोई हार्म है, बट वही हमारे जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं वजीहा ही हमें गाइड करेंगे। जी वजीहा। देखिए ये बहुत कॉमन होता है एक सर्टेन एज में। लॉट ऑफ पीपल आई नो ओवर द इयर्स दैट यू नो हायरिंग करते हुए बहुत सा दफा लोग होते हैं 2-3 साल 4 साल के बाद दे गिव इट अ शॉट, यू नो दे ट्राई फॉर अ बिजनेस, एंड कहीं अपॉर्चुनिटी लगती है, नजर आती है, और बिजनेस की ट्राई करते हैं, नहीं वर्कआउट करता, दे वांट टू कम बैक। सो यस, आने में मुश्किल जरूर होती है लोगों को, दिस आई कैन आई यू नो दिस इज अ गिवन, बिकॉज जॉब मार्केट में लोग बहुत हैं, सो डिफिकल्टी जरूर वो फेस करते हैं, बट आई एम नॉट गोइंग टू से कि वो आ नहीं सकते। आप आ तो सकते हैं अल्टीमेटली इफ यू आर गुड। अगर आप में वो आपका जो है, आपने उस देखे, आपने जितना टाइम भी आपने अपना काम किया, आपने काम तो किया था, it's not like you were sitting at home, so there were some skills that you managed to develop during that time, so आप उस चीज को अपनी बेस बना के आगे चल सकते हैं कि आपने अगर अपना काम किया तो उसमें आपने इन एरियाज को हैंडल किया इंडिपेंडेंटली, ये चीजें आपने सीखी एज एन एंटरप्रेन्योर, तो वो चीजें आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं। इट्स हाउ यू नेगेटिविटीज देखें हर किसी के अंदर है, वीकनेसेस हर किसी की होती हैं, इट्स हाउ यू प्रोजेक्ट योरसेल्फ that matters at the end. जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वजिया, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राफे ने क्वेश्चन किया है, हाउ वुड यू डील विद एन अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन, समथिंग दैट यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर। तो ऑब्वियसली इसमें तो फिर आपकी शार्पनेस, आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे, और वो क्वेश्चन क्या है। बट इसके ऊपर वजीह आप कुछ कहना चाहेंगी? मतलब एक ऐसा क्वेश्चन जिसको आप... देखें होता ही है, बहुत सारे सवाल ऐसे आ जाते हैं, कर्व बॉल्स जिन्हें हम कहते हैं, यू नो फेंकी इंटरव्यूअर ने जस्ट टू थ्रो यू ऑफ बैलेंस, यू नो समथिंग व्हिच इज नॉट द नॉर्मल क्वेश्चन, वो होता है ऐसे। बट अगर आपको नहीं आता, बात जो आपने कही कि इट्स हाउ यू हैंडल द क्वेश्चन, आपको नहीं आता सवाल का जवाब, दैट्स फाइन। इट्स हाउ यू नो टैकल इट, कि आप उसको किस तरह से आगे जवाब दें, कि आपको अगर नहीं भी आता तो द एटीट्यूड दैट यू कम अक्रॉस, यू नो आप आगे से जो एक्सप्रेशंस देते हैं, जो आप आगे से यू नो स्माइल करके मे बी कोई क्रॉस विटीनेस में कोई क्रॉस क्वेश्चन कर लें, you know to make the other person you know laugh or smile, you know, or just say कि ये तो वो चीज आपने पूछ ली जो मैं सोचता, you know, something of the sort, to really एक sort of lighten the atmosphere also. So बहुत दफा interviews, to be very honest, junior positions में अगर हम करते हैं तो at times तो the first 10 minutes से ज्यादा लगते नहीं आपको, 5 minutes are enough to gauge a person.
So 5 minutes में हम क्या देखते हैं? Naturally सवालों के जवाब तो नहीं देख रहे होते. We're looking at the person. We're looking at his attitude. We're looking at his attention to detail as a person. That's all. Very well addressed, Wajiha. Next हमारा question है जैन सईद का. What if you get a better opportunity within a year or after a year? मतलब मैं काम कर रहा हूँ, मुझे 1 साल के अंदर एक और अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल गई है मतलब मैं ये समझ रहा हूँ हमने इंटरव्यू भी दिया, सक्सेसफुल हो गए, ऑफर लेटर आ गया विद अ गुड इंक्रीज, तो क्या मुझे वो न्यू अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? जी वजीहा. It depends. आपको देखें अपने pros and cons वे करने चाहिए. उसकी वजह ये है कि बहुत दफा आप बैठे हैं, आप you're comfortable with your job, you don't have a problem as such with your job, but something out of the किसी ने कोई opportunity बताई, आपने बगैर इतना सोचे कि आपको जरूरत है नहीं है, आप अपने अप्लाई कर दिया and it turns out कि आपको मिल भी गई, वो ऑफर आपको आ भी गई. So then you're left, you're in a scenario जिसमें आप यहाँ भी ठीक है बट वो अपॉर्चुनिटी भी है. तो उस केस में आपको वे करना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन. पहले तो आपको ये देखना है कि आप ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस को आपको कंपेयर करना चाहिए in terms of their stability, viability, size, and so on. तो ऑर्गेनाइजेशन का वो देखें, क्योंकि the bigger the organization, the better. To be very honest. And सबसे पहली चीज, जितना आपको एक्सपोजर मिल सकता है बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, छोटी में आपको उतना नहीं मिलता. So आपको वो देखना चाहिए. Then the second thing that you should be considering is what you are being offered, the position. Let's say organizations दोनों एक ही तरह की हैं, they're the same. So then the next thing you will evaluate is the position that you are being offered. Is it a better position in terms of your level in the organization? Are you getting a jump in your maybe grade? Are you getting a jump? The last thing that you should consider, सब कुछ होने के बाद, is the salary. Unless and until salary आपका unsatisfied factor है, तो फिर आपको salary देखनी चाहिए. अगर आप अपनी salary से you're comfortable with your salary, तो then you should look at the first 2 things पहले. उसके बाद आपको decision लेना चाहिए, regardless of the fact कि आप existing organization में कैसे हैं. वजीहा, देखें इस क्वेश्चन का जो आंसर दिया है वो बहुत इम्पोर्टेंट है. वो इस वजह से कि हम जितने भी हैं शायद वो डिसीजन करते हैं कि बेटर अपॉर्चुनिटी कौन सी है, वो है फाइनेंशियल. हमारी नज़र में डेफिनेशन क्या है बेटर अपॉर्चुनिटी की, वो वजीहा ने बताने की कोशिश की है कि आपकी डेफिनेशन ये नहीं होनी चाहिए कि अगर आप पहले 80 ले रहे थे 100 मिल रहा है तो बेटर अपॉर्चुनिटी ना. आपने जो डिसीजन लेना है उसमें काफी फैक्टर्स हैं. ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन, इंडस्ट्री, सबसे पहले इंडस्ट्री, ठीक है. आपको पता है कि मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो, दीज आर बेटर ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है. तो आपने सबसे पहले देखना है इंडस्ट्री कौन सी है, डिपार्टमेंट कौन सा है, पोजीशन कौन सी है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कल्चर और ऑर्गेनाइजेशन की जो है स्टेबिलिटी वो क्या है. अब मैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को भी जानता हूं जिन्होंने कोविड-19 के अंदर एक भी एम्प्लॉय को नहीं निकाला, बल्कि सैलरीज भी दी हैं और इंक्रीमेंट्स भी दिए हैं. और अब वो एम्प्लॉयज जिन्होंने उस टेन्योर में इस चीज को रियलाइज किया है, वो हमेशा उस कंपनी के साथ अब जुड़ के रहेंगे, क्योंकि उन्हें पता है ओवरऑल मार्केट में क्या हुआ. तो बेटर अपॉर्चुनिटी की जो डेफिनेशन है उसको आपने चेंज करना है. वो सिर्फ फाइनेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना, आपने इसको लॉन्ग टर्म देखना है. पता लगा आपको 80 से 110 मिल गया, 80 के से 110, और आपने फटाफट शिफ्ट कर दिया. पता लगा वहां जाके आप इतना डिस्टर्ब हुए, वहां का कल्चर इतना पॉजिटिव नहीं था कि आपको 2 महीने बाद जॉब छोड़ना पड़ी या 3 महीने बाद जॉब छोड़ना पड़ी. तो वो बेटर अपॉर्चुनिटी तो ना रही आपके लिए. सो जब भी आपने जाना है तो लॉन्ग टर्म सोचना है. और ये आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कहाँ से? देखिए, नेट के ऊपर आप जाएंगे, आपको सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. लोगों के रिव्यूज भी होते हैं उन कंपनीज के बारे में, उनके लिंक्डइन पेज के ऊपर आप वो रिव्यूज पढ़ सकते हैं. आप उनका मिशन स्टेटमेंट, विजन स्टेटमेंट देख सकते हैं. बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. आप अपने मेंटोर से पूछ सकते हैं कि आप इनके बारे में किसी को जानते हैं. आप ग्रुप्स में किसी से पूछ सकते हैं कि इस कंपनी में कोई काम कर रहा है तो मुझसे कांटेक्ट करे. तो आप इस तरह से कोई भी डिसीजन लेना है, ये ना हो इसे मैं अपने जो मुझसे एडवाइस लेते हैं मैं उन्हें ये जरूर कहता हूँ कि आप 6 महीने बाद शिफ्ट करें जॉब, लेकिन ये ना हो कि आप जल्दियों में एक जंगल से निकल के दूसरे जंगल में शिफ्ट हो जाए, ठीक है.
सो आप लेट शिफ्ट होना, लेट स्विच हो, बट फॉर बेटर अपॉर्चुनिटी इन ओवरऑल एस्पेक्ट्स, ठीक हो गया, खाली फाइनेंशियल नहीं है। तो ये थी एक हमारी तरफ से गाइडेंस सजेशन जी। Can I नेक्स्ट जी, interject? There is a question. Sorry, Arsalan, this is Harun. जी जी There's a question that was coming to my mind, and ये मेरा ख्याल है relevant भी होगा उन लोगों के लिए जो अपनी job switch तो नहीं करना चाह रहे, लेकिन चाहते हैं कि उनकी pay scale या उनका pay off जो है emoluments को improve करें. So my question is, should someone ask for a pay raise or let the company realize it on their own? And if the person should ask for a pay raise, how? ओके, ऑलराइट। देखें, देयर इज आपके लाइन मैनेजर के साथ एक हमेशा एक इक्वेशन होती है व्हेन यू वर्क। इफ यू आर अ गुड एम्प्लॉय, you do tend to develop an equation, and there is no harm in sharing with your line manager the difficulties, let's say, that you're facing, or if you feel that you are being underpaid. But iski ek badi rationale aapke paas honi chahiye of why you feel that you are why you want a pay raise. Is it because of the fact that your benchmarking within the company is lower than the average, or because of some other reason, or because, let's say, you have an offer, or you feel you will be worth more outside? So it depends बहुत ज़्यादा इसके ऊपर। और लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है, whenever because it's a very sensitive thing, आप you don't want to appear greedy as an employee, because your worth speaks for itself also बहुत दफा organizations, it's been my experience कि organizations और line managers अपने valued employees को खुद ही raise देते रहते हैं generally. But अगर ऐसा scenario आप आ जाए where you feel that you are not being valued, although you are performing, लेकिन आपकी नहीं हो रही, तो there is no harm in talking about this, and having a heart to heart, a very clear, categoric discussion. No, but the way you have a discussion is also very important. The way you speak to your line manager about it is very important. और of course सबसे पहली चीज आप कह रहे थे कि कहाँ किस तरह करना चाहिए, तो your line manager should be the only one that you should be talking about regarding this. It should not be towards your left and towards your right जहाँ आप ये बातें कर रहे हो। अगर आपको पे रेज चाहिए, या you feel that you are not being paid enough, undervalued, underpaid, as compared to your peers or to the market, so then the right person, the first and only person, is your line manager that you should go up to, or have that discussion based on facts and figures, and then present your case in a very dignified manner on why you feel that you should be paid, जो आप अभी पे आपको किया जा रहा है, why do you feel that it is not rationalized and it needs to be rationalized. और उसके बाद अगर आप फिर you can take it forward. But that is the way to go. It should not be to HR. It should not be to your line manager's boss. At times लोग head of department तक पहुंच जाते हैं, जो कि आपका line manager नहीं भी होता, या आप अपने peers से ये बातें कर रहे होते हैं और disgruntlement के मुझे मिलनी चाहिए, और वो वहां तक बात, तो the right person अगर आपने करनी ही है, तो it's your line manager. वजिया, इसी context में, is it ethical to quote the average salary that the department is getting, or the average salary that employees at the same cadre as yourself are getting? Is it ethical to do that, or is that also taken negatively? I can tell that if you quote an individual's salary in a conversation with your line manager, that is taken very negatively. That means that you've been sneaking around, you've been looking for information about personal details, and that's not advisable. But if you have to mention the average salary of the department, or let's suppose employees in a particular cadre, and you being paid less than that, of course that indicates that you have some information at hand, but is that considered ethical? देखिए, टेक्निकली अगर फॉर इंस्टेंस जिस तरह आप HR में हैं, HR knows the salaries of everyone, but even then it is not right to be able to talk about somebody else's salary, any individual salary.
आपको हमेशा स्टेटमेंट जनरलाइज देनी चाहिए कि इस पोजीशन के अगेंस्ट सैलरीज मार्केट में और हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इतनी है और मेरी इतनी है, लेट्स से, you know. So this is what you can say, but to categorically talk about an individual, any one individual, would not be the right thing to do. It will definitely come across as being perceived कि आपने, because technically salaries तो आपकी personal होती हैं, and salary slips भी आपकी direct accounts के अंदर आती हैं, you know, जो आपकी email में आती हैं या otherwise. So it just indicates that maybe you went out of the way to find out the salary of someone and, you know, came across to, you know, to negotiate. So इसको जितना generalize कर सकें उतना बेहतर है, और जितना आप इसके बारे में इसको अपनी परफॉर्मेंस से लिंक करें उतना ज्यादा बेहतर है, अपनी पोजीशन से लिंक करें उतना बेहतर है, बजाय इसको किसी स्पेसिफिक बंदे से लिंक करने के। Great, thank you very much. जी Salam over to you. जी, थैंक यू हारून। इस क्वेश्चन में बस जो अभी हारून ने क्वेश्चन किया था, इसमें लिटिल बिट एडिशन, आपने जब सैलरी रेस के बारे में भी बात करनी है तो आपका जो प्रेजेंटेशन होनी चाहिए वो भी डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू से होनी चाहिए, कंप्लेंट की सूरत में नहीं होनी चाहिए कि मेरी सैलरी थोड़ी है, कि सर मैंने आपसे डिस्कशन करनी है इस टॉपिक के ऊपर, और वो बड़ी विद रिलैक्स मूड के साथ आपकी डिस्कशन होनी चाहिए। आपका ये ना हो कि आपके चेहरे पे कंप्लेंट या आप एग्रेसिव हो या आपका मूड खराब हो। आपने जब भी ये बात करनी है ये बड़े रिलैक्स मूड के साथ और डिस्कशन का इम्पैक्ट देना है आपने, ना कि आपने एक अपनी कोई कंप्लेंट या कि आपका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट देना। मैं बस मैं ये ऐड करना चाह रहा था, विच इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्वियसली ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है और इसका बेस्ट आंसर शायद मैं भी नहीं दे पाऊंगा, सिर्फ वजीहा दे पाएंगी या हारून दे पाएंगे। जी, I was asked in an interview, ये सवाल राबिया ने किया है, that how you will explain the color black to a blind person. इसका मतलब मैं दोबारा से क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ, how you will explain the color black to a blind person. ये क्वेश्चन है, लेकिन इससे पहले मैं ये सवाल एक दफा इस तरह से मिलता जुलता मेरे से किया गया था, और वो भी जो HR वो भी लेडी थी, HR लेडी थी। वो एक पिक्चर लगी हुई थी उनके रूम में और उसके ऊपर एक परिंदा बना हुआ था और उन्होंने कहा आपको इस परिंदे को देख के क्या लग रहा है, क्या फीलिंग आ रही है। तो मुझे उस परिंदे का नाम तो नहीं पता था, लेकिन मैंने उसकी तारीफें बहुत ज्यादा कर दी और एक बहुत ज्यादा कलरफुल इमेज बना दिया कि इस पिक्चर में ये नजर आ रहा है, इस पिक्चर में ये नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे फील हुआ कि ये ना एक्चुअली मेरे वो देखना चाह रहे हैं कि मैं एक चीज के बारे में कैसे सोचता हूँ, मेरी थिंकिंग स्टाइल क्या है। उसी इंटरव्यू में मेरे दोस्त भी था, तो उसने जो रिप्लाई किया उसने कहा सर, उसने कहा मिस देखिए हम तो अकाउंटेंट लोग हैं, हम तो बोरिंग लोग होते हैं, हमें क्या पता। तो ऑब्वियसली वो रिजेक्ट हो गया। तो कहने का मतलब ये था। तो ये सेम ये क्वेश्चन है, बट वहां पे तो कलरफुल पिक्चर थी, यहाँ उन्होंने कहा जी यू विल एक्सप्लेन द कलर ब्लैक टू अ ब्लाइंड पर्सन। तो इसका आंसर वजीहा आप दें। देखिए ओके, इसमें I'll be very honest with you at this point. देखिए ये वो सवाल है, वैसा सवाल है जिस तरह से किसी ने हमसे पूछा था अभी इसी उस प्रोसेस में कि what if you are asked a question जिसका आपके पास जवाब नहीं है, you don't know the answer to a question, ठीक है, you don't know what to say. So the response again, the right answer is there is no right answer at the end of the day. What they want to see is your creativity. They want to see maybe your wittiness. They want to see how out of the box you think of. ठीक है, आप कितना एक तरह से सोचते हैं, और अगर आपको एक कर्व बॉल आती है, इसको हम कर्व बॉल कहते हैं, तो फिर आप उसको कैसे हैंडल करते हैं। That is all they want to see. So उसके लिए the right answer is to think of something interesting to say about it, rather than giving you know, staying quiet or not giving an answer or giving a very direct answer. जिस तरह आपने अपना बताया कि you gave an answer जिसमें आपने you know colors add कर दिए, so that was fine, rather than giving a direct answer, because वहां पर कोई right or wrong answer नहीं है. All they want to see is how you think.
आपकी सोच लिमिटेड तो नहीं है. Can you handle something that comes across एकदम से? What do you do? एकदम से अगर आपके सामने कोई सवाल आता है, so उसमें that plays a very big role. So say something interesting, say something funny, and you'll be fine. I think in such a situation, in such a question, the objective of asking such a question is not to test your knowledge. This is not a knowledge testing question. So you cannot give a right or a wrong answer. True. Just like Vajia said, this is to test your hazir dimaghi. Are you intellectually present in the interview? अगर आपको इन स्विंगर दे दिया गया है तो आपने उसको कैसे आप डक कर रहे हैं या आप उसे कवर ड्राइव या लेग ड्राइव खेल रहे हैं उस पे. So that's a simple answer could be that the only color that a blind knows probably is black. So it will not be very difficult to explain that color to somebody who cannot see. So some answer like this, which is not there to express knowledge or details, which is there to express your presence of mind. I think that's what the objective of such a question is. बिल्कुल ऐसे ही है. That's right. Yes. So come forward to the next question, or obviously a second last question. जी, why should we hire you? मतलब हम आपको हायर क्यों करें? इसमें अच्छा, इसके साथ इसी क्वेश्चन के साथ वजिया मेरा एक लास्ट क्वेश्चन था कि ऐसी क्या क्वालिटीज होनी चाहिए एक कैंडिडेट के अंदर जो कि इंटरव्यू के अंदर उसके लिए एक सक्सेसफुल फैक्टर बन जाए उसके लिए. सो ऐसी क्वालिटीज भी बता दें और वही क्वालिटीज इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएंगी कि व्हाई शुड वी हायर यू, जो कि एक कैंडिडेट एम्प्लॉयर को देगा. सो क्या क्वालिटीज आप समझती हैं? कम्युनिकेशन मैं समझता हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. रिमेनिंग आप बता दें मुझे. बिल्कुल. देखें, वो हमारा जो नॉलेज स्किल और एबिलिटीज का एक मॉडल है, उसमें नॉलेज इज इम्पोर्टेंट. दैट्स फाइन. एक बेस नॉलेज चाहिए आपको. दैट इज फाइन. लेट्स कीप दैट असाइड. The first thing, as I said, एक दफा अभी मैंने पहले भी कहा था कि the first thing that matters, I think the only thing that matters really in a 5-10 minute interview जो कि आपको fresh candidates का होता है, is the attitude of the person. How you come across. When you walk in, किस posture से आप अंदर आते हैं, आपने क्या कपड़े किस तरीके से पहने होते हैं, आप बैठते किस तरह हैं, and then how you answer questions, your expressions on the face, they matter a lot. ये वो चीजें, before you even open your mouth, अपना आप कुछ सवाल जवाब करने से पहले भी ये सब चीजें हैं जो at times आपका deciding factor हो जाती है right away. A person, वो कहते हैं ना, first impression is the last impression. So that's the first impression you give as soon as you enter an interview. So सबसे पहले तो वो चीज है. The second is your attitude when you sit, the way you talk to the person, how you come across. Are you very rigid when you sit, or are you sitting in a relaxed way? इसमें आप बहुत ज़्यादा relaxed नहीं कि आपका drawing room तो नहीं है, of course you are in an interview. So how are you sitting? How are you answering the questions? What is your body language? Is it very reserved? Is it open? Are you being very defensive when you give your answers? And then आपकी communication skills आपने बताए वो तो given है कि if you're not able to communicate clearly what you are trying to say, जिस भी लैंग्वेज में आप जवाब दें, लैंग्वेज से ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपका बोलने का तरीका, how you are saying it. So that which comes under, of course, communication skills. So that is very important. You should be clear in your words. You should be open. You should look the attitude, the personality should be very open कि you are an agreeable person. Basically. So I think first I'll close with this कि the most important thing is your attitude at times. बहुत सारी चीजें आपकी सब चीजें I've seen very competent people जो हर तरह से बड़े competent हैं, they have the required knowledge also, but they don't have the right attitude. So that attitude plays a very key role in interviews. ठीक है. तो जो स्किल्स हैं जो हमें चाहिए वो बेसिकली हमें इंटरव्यू में ऑब्वियसली हेल्प भी करते हैं और
अब खाली सिर्फ टेक्निकल नॉलेज ही नहीं रह गया कि जिसकी बेस के ऊपर आपको जॉब मिलेगी, इसके साथ साथ देयर मैनी अदर फैक्टर्स। इसके ऊपर ACCA की एक रिसर्च इनसाइट भी है जिसमें स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर दी अकाउंटेंट्स है 20 एक रिसर्च है स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर दी अकाउंटेंट्स, इसके ऊपर हारून भी बता देंगे, वो भी आप लोगों आप ACCA की वेबसाइट पे जाके डिस्कस उसको रिसर्च कर सकते हैं, वो स्किल्स आप अपने अंदर डेवलप भी कर सकते हैं। इसमें बस लास्ट क्वेश्चन जी, उसमें ये पूछा गया है उस्मान खालिद ने कि जी इंटरव्यूअर का अगर बॉडी लैंग्वेज, वो क्वेश्चन पूछने के बाद उनका जो बॉडी लैंग्वेज है वो मोबाइल यूज कर रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, तो सिनेरियो में क्या करना चाहिए? तो मेरे ख्याल से आपको अपना बेस्ट से बेस्ट आंसर देना है, फुल इंटरेस्ट के साथ देना है, क्योंकि जो इंटरव्यूअर है वो आपका आंसर जरूर सुन रहा है, बट अपेरेंटली वो शो नहीं करवा रहा है कि वो आपकी बात को सुन रहा है। और इस तरह ये आपके इस तरह के बॉसेस भी होते हैं, जब आप बात कर रहे होते हैं वो इधर उधर देख रहे होते हैं, लेकिन वो अपेरेंटली शो कर रहे हैं आपकी बात नहीं सुन रहे, लेकिन वो आपकी सब बात सुन रहे होते हैं। तो ये था। अच्छा वजिया, अब इसके ऊपर लास्ट एलिमेंट जो हमने अब फाइनल करना है, हमने आज इतनी डिस्कशन की है, अब हमने इसको ना कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की तरफ लेके आना है। नेक्स्ट जो सेशन है बेसिकली वो फ्राइडे को है, और थर्सडे को, ठीक है, हाँ थर्सडे को सेशन है, उसके ऊपर हम कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो हैं वो करना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि एक पोजीशन हम अनाउंस कर दें, जैसे आई थिंक सो फाइनेंशियल एनालिस्ट की पोजीशन हम अनाउंस कर देते हैं, और इन्हीं जो हमारी फ्रेटर्निटी है इनसे हम क्वेश्चंस करेंगे, और ये लोग अब तैयार हो के आएंगे कि इन्हें कि इस क्वेश्चन का हम एज अ इंटरव्यूअर हम इनसे क्वेश्चंस पूछेंगे और ये हमें जो है वो आंसर्स देंगे। तो फाइनेंशियल एनालिस्ट की पोजीशन है वो हम एक डिसाइड कर लेते हैं फॉर अ रिटेल सेक्टर, क्योंकि रिटेल सेक्टर आजकल काफ़ी ऑब्वियसली कंपटीशन में भी है, चैलेंजेस भी बहुत हैं उसमें अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत हैं। इंटरनेशनल मार्केट्स भी इंटरनेशनल मार्केट से भी आ रहे हैं लोग जो हैं आपके ब्रांड्स। तो हम इस पे यही क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए हैं वो हम इनसे कर लेंगे, और ये हमें उसका और जो हमारी ACC फ्रेटर्निटी है वो इसका आंसर जो है वो हमें देगी, और इनसे इनकी प्रिपरेशन भी हो जाएगी, इनकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और इनके अंदर कॉन्फिडेंस भी जो है वो भी बूस्ट हो जाएगा। जी वजीहा। Fair enough. Good enough. I think what you've said is fine. It'll give a good exposure to them also on how to handle, questions when you're faced with a mock interview. जी ठीक है जी, ये जी हमारी जितनी भी ACC फ्रेटर्निटी है जी, अब आपकी असाइनमेंट है थर्सडे वाले दिन जो है आप बी रेडी फॉर दी फाइनेंशियल एनालिस्ट पोजीशन, एंड उसके लिए आपने जितने हमने क्वेश्चंस किए हैं और भी क्वेश्चन जो आप समझते हैं उसकी आपने प्रिपरेशन करके आनी है, और स्विंगर हम भी कोई प्ले करेंगे आपके साथ, आपने भी उसका आंसर हमें देना है। और इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया वजीहा अली का, उन्होंने अपना बहुत सा कीमती टाइम हमारी ACC फ्रेटर्निटी के लिए निकाला है, और इन्होंने ACC के लिए बहुत काम किया है, और आइंदा भी इंशाल्लाह ये हमारे साथ रहेंगी। तो वंस अगेन थैंक यू वजिया, इंशाल्लाह फिर हमारी Thank you. मुलाकात होती है। Thank you so much, Irsalan. Thank you for the time. Take care of yourself. Khuda Hafiz. अल्लाह हाफिज।